वैसे तो आप कराची दरबार में अगर आप खाना खाने जाएं तो आपको मतलब पूरा बिरयानी मिल जाएगी 10 दिरहम से कम में। लेकिन कराची दरबार पाकिस्तानी नहीं चला रहे मेरे ख्याल से। कुछ चीज़ों की जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग होती है वो बढ़ जाती है, जैसे कि अगर आप डिलीवरी ओनली करेंगे तो इसमें आ जाएगा पैकेजिंग की कॉस्ट आ जाएगी, डिलीवरी वाले जो एग्रीगेटर होते हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी, और एग्रीगेटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपने किस टाइम खाना बनाया है। मान लीजिए आपने आज 9 बजे सुबह खाना आपका रेडी हो गया है, तो आप उस पर एक स्टिकर लगाएंगे टुडेज डेट 9 AM। 72 आवर्स के बाद में आप इसे नहीं रख सकते। बहुत अच्छा खाना आता है इसलिए मैं खाना बहुत अच्छा बेच लूँगा। अगर यही बात है तो जितने भी जिनका कपड़ों की दुकान जिनकी है वो सारे टेक्सटाइल इंजीनियर्स होने चाहिए थे। जिन्होंने जूते की दुकान खोली है उनको लेदर मतलब लेदर एक्सपर्ट होना चाहिए था। आप बोलेंगे मुझे पेशावरी कढ़ाई खानी है, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इकबाल होटल करके एक था। मैंने कहा ये आपने अपना ब्रांच चेंज किया, यहाँ इकबाल होटल था। तो उन्होंने कहा था इकबाल होटल नहीं यहाँ कोई नहीं है। हाँ। उसने एक फ़ोन पे किसी से पूछा यार इकबाल होटल किधर है, अरे पहले यही हुआ करता था। तो जो नए रेस्टोरेंट्स हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे 2-3 क्या रीज़न होते हैं जो आज भी अगर कोई बंदा खोले और आप कहें कि हाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो क्या क्या आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से रीज़न हैं कि बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है? सो समीर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। नो प्रॉब्लम। आपको मैं लिंक्डइन से जानता हूँ और हमारा काफ़ी इंटरेक्शन लिंक्डइन के थ्रू ही हुआ। सबसे पहले तो जो लोग यूएई में होते हैं और सबसे पहला जो उनके पास एक आइडिया आता है कि यार अब हमको जॉब तो कर रहे हैं लेकिन अब हमको कोई साइड बिजनेस करना चाहिए, तो सबसे पहला जो यूएई में रहते हुए आइडिया आता है वो या तो रेस्टोरेंट का आता है, हाँ। या फिर लेट्स से आता है बार्बर शॉप कर लेते हैं, लॉन्ड्री कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो रेस्टोरेंट पे बात करेंगे अभी आपसे, लेकिन पहले अपना थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दें लोगों को जिनको नहीं पता कि आप कहाँ से हैं, और अगर शॉर्ट थोड़ा सा बता दें कि दुबई में कैसे एंड अप हुआ आप। जी, रहने वाला तो मैं लखनऊ का हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं इंडिया में मैंने काफ़ी साल काम किया। मैं बाद में अपनी होटल चेन की तरफ से मैं थाईलैंड भी भेजा गया था, फैमिली के साथ वहाँ जाके रह के काम करके अब वापस आया। फिर मैं अभी 2011 से अभी दुबई में हूँ। तो आप मिशेलिन स्टार शेफ़ हैं कुछ इस तरह का? जी, मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने होटल लाइन से काम शुरू किया था ट्रेडिशनली। फिर मैंने उसमें अपना ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद में जब मुझे एक ऑफ़र आया दुबई से कि आप आके हमारे अपने रेस्टोरेंट को लीड करें, तब मैं यहाँ पर आया था। तो वो रेस्टोरेंट का नाम था जुनून। ये एक शेफ़ हैं विकास खन्ना, उनकी चेन रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने दुबई में अपना ओपन किया था। तो दैट वाज अ मिशेलिन स्टार चेन का रेस्टोरेंट है ये। अच्छा, ओके। तो उनकी जो वो है, इनका मैनहट्टन में रेस्टोरेंट मेन है, मेन जो उनका फ्लैगशिप स्टोर है। तो वहाँ से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया तो दुबई में आए थे। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट या शेफ? मिशेलिन तो एक कंपनी है जो कि टायर्स बनाती है। हाँ, यहाँ से एग्जैक्टली ही शुरू है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये वही सेम चीज़ है, एक ओरिजिनेशन है। सेम चीज़ है, वही नाम है, वही कंपनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने एक चीज़ शुरू करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, कि उन्होंने कहा था कि हम टायर बनाते हैं, तो हम टायर बेच रहे हैं, अब हम ग्रोथ कैसे करें, टायर ही है उसमें आप क्या कर लेंगे, काले रंग का गोल गोल चीज़ है, आप उसमें क्या ग्रोथ कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था हम एक गाइड बनाएंगे लोगों को ये सिखाने के लिए कि टायर क्या होते हैं, टायर कैसे मैनेज करें, टायर लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि आप टायर कहाँ से बदलवा सकते हैं, उसके फ़ोन नंबर होने चाहिए, उसमें एक डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई थी एक, अच्छा, अपने टायर्स की, अपने स्टोर्स की, और कहाँ से आप बदलवाए जा सकते हैं विद फ्यू पॉइंट्स, कैसे टायरों को मेंटेन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये प्रिंट करके सब शॉप्स में दे दी कि आप जो आपके पास टायर लेने हैं उन्हें दें। तो उन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि ये फ्री नॉलेज थी, कोई उसको पसंद नहीं कर रहा था, पसंद करे भी तो वो इट वॉज लाइक रद्दी के भाव जा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा तब हम इसे पेड बना देंगे। अच्छा, तो उन्होंने पेड बनाया। अब पेड अगर आप कर रहे हैं तो आप पेड में अगर आपने सिर्फ टायर के कंटेंट के बारे में लिखेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो वो चाहते थे कि हम इसे कुछ और इंटरेस्टिंग बनाएं। अच्छा, ये कब की बात है वैसे, कुछ आइडिया है आपको? ये आइडिया तो नहीं है लेकिन लगाया जा सकता है। चलें ठीक है, सही है, अभी देखते हैं उसको। हाँ। तो ये हमने जब उसमें जब इनकी जो स्टोरी मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी थी मिशेलिन स्टार की, मिशेलिन गाइड की। तो उन्होंने बनाया कि हम वो बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ टायरों के बारे में बात करेंगे तो कोई नहीं लेगा, अनलेस यू आर टोटल कंप्लीट एंथुजियास्ट अबाउट कार एंड टायर्स, जो कि लिमिटेड फील्ड है। कारें लोगों के पास होती हैं जो कि अपनी खुद के लिए यूजेज के लिए कार लेते हैं। मैनी ऑफ द जो कार यूज़र्स होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कार को मैनेज कैसे करना चाहिए, मेंटेन कैसे करना चाहिए, वो बस कार चला लेते हैं, दैट्स इट। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें ऐड करेंगे ऐसी चीज़ें कि आप कार लेके कहाँ जा सकते हैं। सही। हम आपको मैप्स देंगे, हम आपको डेस्टिनेशन देंगे, आप घूमने चले जाएं, वाटरफॉल चले जाएं, नियाग्रा है,
आप गार्डन्स चले जाएं, आपको हम ढूंढ के बताएंगे कि ये बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाइए। वहाँ जाने के रास्ते में ये 3 स्पॉट है जहाँ पे कि अगर आप गाड़ी ख़राब हो जाए, पेट्रोल भराना या अच्छा। पेट्रोल या टायर आपको चेंज करवाना है, यहाँ पे आप करा सकते हैं। तो ये उनका सेलिंग पॉइंट था। ओके। तो ये लोग गाइड खरीद सकते थे एज अ ट्रैवल गाइड। फिर इन्होंने इसमें एक और स्पिन ये लाई। पेड थी। ये पेड थी। सही। और इसके लिए इन्होंने अपना एक अलग से पूरा कंपनी का ही एक सेक्शन खोल दिया था। वो आज भी है, वो सेक्शन आज भी है, लेकिन वो सेक्शन पूरी तरह से एक अलग ही फुल फ्लेजेड चलता है और वो बहुत प्रॉफिटेबल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने कुछ गाइड रखेंगे। अच्छा। वो गाइड जाएंगे एक्चुअली उस जगह पे, मैप बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जगह घूमने के लिए बेहतरीन है, बिकॉज लोगों को घूमना बहुत पसंद आता था। तो आप जाइए। उसमें फिर आए इन्होंने कि हम रेस्टोरेंट भी चलो देखते हैं कि यहाँ पे आप जाएंगे तो आप खाना कहाँ खाएंगे। तो रादर देन जस्ट टेलिंग यू ये 4 स्पॉट है खाना खाने के, उनका हम आपको ये भी बताएंगे कि ये स्पॉट अच्छा है और ये स्पॉट बहुत बेहतरीन है और ये स्पॉट पे आप ना ही जाए तो बेहतर है। सही। तो इन्होंने अपने लिए हायर करने शुरू करे ऐसे इंस्पेक्टर्स, जो कि चेक इंस्पेक्टर मतलब जो क्वालिटी टेस्टर्स। यस। आप जाइए, मैप बनाइए और कहाँ कहाँ पे टायर चेंज करा सकते हैं वो बताइए, प्लस रेस्टोरेंट कहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। तो इसमें इन्होंने पाया कि लोग जो रेस्टोरेंट्स के हैं इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इन्होंने इसको जो है फिर स्टार्स देने शुरू कर दिए। ये 1 स्टार है या ये 2 स्टार है या ये 0 स्टार है या ये 3 स्टार है। तो तब इन्होंने रेटिंग सिस्टम अपना शुरू करा। सही। फिर उसको एक्सपैंड करते चले गए। सही। अब इनके पास स्टार सिस्टम भी है, अब इनके पास बिब सिस्टम भी है, अब इनके पास कि आप अवॉइड कर दें या फिर आप एक जो 3 स्टार जिन्हें कहा जाता है, जो कि डेस्टिनेशन रेस्टोरेंट्स होते हैं, अगर आपको बोलते हैं कि ये जाने लायक है रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा होगा। अगर आप 1 स्टार बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आप स्पेशली टाइम निकाल के वहाँ जाएँ। अच्छा। 2 स्टार होता है कि मतलब आप ज़रूर एक बार अगर सिटी में हैं तो वहाँ खाएं, वो मिस ना करें। 3 स्टार होता है कि आपको एक्चुअली उस सिटी में ही जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो रेस्टोरेंट है, या उस अगर आप सिटी में और आपने वहाँ नहीं खाया, आपने ज़िंदगी में कुछ मिस किया। तो वो इनका रेटिंग होती कितनी रेटिंग, कितने स्टार जाएंगे? 3 स्टार तक। 3 स्टार तक है। यार आप मुझे ये बताएं, आपसे थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी कि आप पॉडकास्ट क्यों करते हैं। जी। अब मुझे बताएं, अगर पॉडकास्ट नहीं करता मैं, तो ये बात तो मैं शायद मुझे पता ही नहीं चलती, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी शायद पता करने की। लेकिन अभी जो बात शुरू हुई, पहली बात ही कुछ इस तरह की हो गई कि मुझे नई नॉलेज मिली। तो ये फ़ायदा होता है पॉडकास्ट का। अब दूसरे लोग देखें ना देखें, मुझे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि लोग देखें ज़्यादा, लेकिन नहीं देख रहे तो कोई इतना मसला नहीं है। ज़बरदस्त यार, ये मेरे लिए एक नई नॉलेज थी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। क्योंकि फूड से रिलेटेड, एक तो मुझे भी पसंद है फूड पसंद किसको नहीं होती, लेकिन उससे रिलेटेड बिजनेसेस और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो आज मैं आपसे ट्राई करूँगा कि निकलवा सकें जितना निकलवा सकते हैं। तो अच्छा, आप लखनऊ से हैं, तो लखनऊ के खाने भी बहुत मशहूर हैं। लखनऊ खाने के लिए और बातों के लिए, बातों के लिए बिल्कुल। तो वहाँ के कबाब वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। तो आपका जो ये जो लेट्स से जो प्रोफेशन है, बीइंग अ शेफ़, उसमें लखनऊ का इम्पैक्ट था? लखनऊ का इम्पैक्ट तो ज़रूर था। अच्छा, सही। लेकिन बीइंग अ शेफ़ ये बहुत पहले शुरू हुआ था। अच्छा। मैं जब बहुत छोटा था तो हम लोग 2 भाई, तो मम्मी को अकेले खड़े होकर खाना बनाना पसंद नहीं आता था। मतलब कोई बात करने वाला होना चाहिए। अच्छा, सही। अब तो डैडी काम कर रहे होते थे, भाई स्कूल में या खेलने चला गया, मैं छोटा था, मैं पकड़ में आ जाता था हर बार। तो मम्मी मुझसे बात करने के लिए मुझे किचन के पुराना टाइप का किचन होता था, मतलब जो सीमेंट के चबूतरे जैसे बने होते थे, तो उसमें मेरे को कंधे से पकड़ के उस पर बिठा देती थी, बात करती रहती थी, खाना बना। अब मैं ज़रा छोटा था, मेरे लिए मैंने तब हाइट नहीं पकड़ी थी, हाइट कम थी, तो मेरे लिए वो जो जहाँ पे मम्मी ने अपने काउंटर पे बिठाया था, वो मुझे 3-4 मंजिल ऊपर दिखता था। कि मैं अगर मैं इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा हूँ तो मुझे लगता था मैं यहाँ से नीचे गिरा तो मेरा तो सर फुट जाएगा, मैं जा नहीं सकता। तो मैं वहाँ बैठा रहता था, मम्मी 1 घंटा खाना बना रही, मैं 1 घंटा मम्मी की बातें सुन रहा हूँ। तो वहाँ से वो कल्टीवेशन शुरू हुआ कि आप कैसे फूड क्या होता है, खाना क्या होता है, मसाले कैसे करे जाते हैं, कब डाले जाते हैं, प्याज कब भुना जाता है, कब रुक जाना चाहिए, और करते करते आपको दही कहाँ पे जानी चाहिए, कहाँ पे नहीं जानी चाहिए। अब आप जैसे जैसे बिरयानी बनाने की बात कर लें, तो जैसे बिरयानी में पानी कभी नहीं डाला जाता। सही। नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सही है। मैंने देखा है लोगों को पानी डालते हुए। अच्छा। बिरयानी में मैंने वो भी देखा है कि अच्छा, बिरयानी कई टाइप की होती है वैसे तो। कुछ एक जगहों पे बिरयानी के मसाले पीसे जाते हैं और वो पीसे हुए मसालों को डाल के भुना जाता है,
ये साउथ की तरफ जो सेक्शन हो जाता है इंडिया में, वहाँ पे इसकी बहुत फेमस है ये तरीका। सही। उनमें एक और करते हैं, बोले कि एक मसाला बनाते हैं ग्रीन कलर का, वो एक्चुअली पानी में भी डाला जाता है भूनने के बाद, उसमें चावल पकाया जाएगा, तो चावल तेज़ मसाले के साथ में ग्रीनिश फ्लेवर कलर और फ्लेवर लेकर निकलता है। लेकिन अगर आप बिरयानी पका रहे हैं तो आपने प्याज भुना, तो कब आपने प्याज भुनने के बाद में आपने जिंजर गार्लिक डालना है, कब आपने इसके बाद में टमाटर डालना है, नहीं अगर टमाटर वाला नहीं है, दही डालनी है तो कब डालनी है, गोश्त किस समय पड़ना है, कब भुनेगा। और अगर उसमें क्या होता है, जब मसाले आप डाल रहे होते हैं, गोश्त से पहले जो है मसाले पड़ जाने चाहिए, वरना गोश्त पानी छोड़ेगा और यार, मसाले आपकी पक वाइफ नहीं तो बहुत पाएंगे। परेशान रहती होंगी। नहीं, वो एक्चुअली मैंने उन्हीं से ये सब सीखा है। अच्छा मैं ये सब कुछ जब बोल रहे थे तो मैं अक्सर घरों में बात होती है, किसी को ज़्यादा पता हो इस चीज़ का तो वो फिर मुश्किल हो जाती है घर में। ये अगर ज़्यादा पता हो मुश्किल हो जाती है, ये एक्चुअली रेस्टोरेंट में हो जाती है। अच्छा, रेस्टोरेंट में हो जाती अगर है। हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, हाँ। तो मेरी वाइफ तो कहती है तुम बोलना नहीं, ठीक है, बातें मत करना, तुम ये मत बताना ये प्लेट गंदी थी और ये खाना ऐसा था, इसने ठीक से बनाया नहीं, वो देखो कैसे पकड़ के ला रहा है, ये सब मत करना, तुम आंखें बंद करके बैठे रहो यहाँ पे, जब खाना आ जाएगा आराम से खाएंगे। सही। नहीं यार, हो नहीं पाता ये। अगर खाना मतलब इतने लंबे टाइम हो गया, अगर अच्छा खाना नहीं मिला, मैं खा नहीं पाता हूँ। चाय किसी ने दी और चाय अच्छी नहीं, मैं चाय पैसे तो दे दूंगा, उसे बता भी दूंगा तुमने क्या गलत किया, और मैं चाय छोड़ दूंगा वहीं पे। ओहो हो, अच्छा अच्छा, इस तरह से है। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आपके होटल मैनेजमेंट का आपने पूरा एक कोर्स किया। बाय द वे, जो शेफ़ होते हैं वो सारे इसी रूट से जाते हैं या ऐसे ही शेफ़ भी होते हैं जैसे जो इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई होती है? दोनों तरीके से दोनों तरीके होते हैं। तरीके से होते हैं। कुछ अच्छा। लोग होते हैं जो कि इसमें जाते हैं बिकॉज उन्हें इसके लिए बहुत पसंद आता है ये काम। सही। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं था। जैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि यू हैव समथिंग बेटर देन नथिंग वाला। हाँ। ऐसा नहीं होता। नथिंग में पूरी दुनिया बसी हुई है। आप नथिंग में जाइए, अपने लिए एक वेक्टर देखिए, रीसेट करिए अपने आप को, एक्सप्लोर करिए और तब जाइए, तो आप कहीं आगे निकल सकते हैं। रादर देन कि कुछ नहीं मिल रहा है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर देता हूँ। जैसे लोगों को रेस्टोरेंट खोलने में यही होता है ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रेस्टोरेंट खोल देते हैं। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि चलें इस पे आएंगे। इस पे तो खैर डिटेल में मुझे आपसे बात करनी है। तो फिर आप मतलब इंडिया में कितना टाइम आपने काम किया? मैंने इंडिया में कुछ 15 साल 13-14 साल 13-14 साल काम किया आपने, बीइंग अ शेफ, बीइंग अ शेफ, ऑलवेज बीइंग अ शेफ। हमेशा यही एक ये काम था जिसमें मैं घुसा और मुझे इतना पसंद आया ये काम, मैंने कहा ये तो मुझे कहीं बाहर नहीं निकलना। इवन इन होटल के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, हाउसकीपिंग होता है, अकाउंट्स होता है, फ्रंट ऑफिस होता है और फूड प्रोडक्शन होता है। मैंने कहा फूड प्रोडक्शन में मैं आ गया, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा। मुझे ये जगह बहुत पसंद आती है। मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपको लगभग तुरंत ही दिख जाता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खाना तुरंत ही मिल जाएगा। सर्विस का अगर आपने ख़राब करी है तो आपको तब पता चलेगा जबकि वो कंप्लेन करेगा, आपका जो गेस्ट है वो कहीं जाके कंप्लेन करेगा या कोई फीडबैक देगा। खाने में आपको उसी समय पता चलेगा क्या होने वाला है। सही 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 सही, तो आपको पता चल जाता होगा। तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। जो मैंने जो शेफ्स जिनके साथ काम किया हमेशा से यही रहा कि दे आर हार्श, हार्ड वर्कर्स बट जेन्युइन एट हार्ट। वो लोग बिल्कुल ही मतलब मदद पूरी मदद करेंगे, आपको काम सिखाएंगे भी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं सिखाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किचन के बंदे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो किचन का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सही। तो आप इंडिया और दुबई में अगर कंपेयर करें किचन के एनवायरनमेंट को तो क्या फ़र्क लगता है? फ़र्क तो ज़्यादा नहीं लगा। सिर्फ इतना है कि आप दुबई में आ गए हैं तो आपको जो जेंट्री होती है, जो आपके वर्क क्लास होती है, वो लोग अलग अलग कंट्री से आए होते हैं, तो हमें कल्चरल डिफरेंसेस दिखते हैं। काम करने का तरीका अलग से दिखता है, बोलने का तरीका अलग से दिखता है, लेकिन ये चीज़ आपको एनरिच कर जाती है। ये चीज़ जैसे आप बता रहे पॉडकास्ट में आपको आपका नॉलेज गेन हो जाता है। वहाँ पे हमारा नॉलेज गेन है। एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमने 10 लोगों के साथ काम किया हुआ है तो हमें 10 तरीके से पता है। सही। लेकिन उसी काम को करने के 100 और तरीके हो सकते हैं, वो तब तक नहीं पता चलेंगे जब तक आप 100 लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंडिया में भी क्योंकि डाइवर्स पॉपुलेशन है, हर आप
आप इवन एक सिटी में रहते हुए और बहुत सारे सिटीज़ के लोग आके काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी फ्यूजन होती होगी। यहाँ बड़ी फ्यूजन है, यहाँ फ्यूजन तो ज़रूर होती है, लेकिन उसमें मुश्किल क्या है कि आप इंडिया में ही हैं तो आप पॉकेट्स बना लेते हैं। आप उन जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सब कोई आपकी ज़बान बोल रहा है। यहाँ भी कोशिश करते हैं लोग कि सही, मैं अगर बिल्कुल सही है। उर्दू बोलता हूँ या हिंदी बोलता हूँ या अरबिक बोलता हूँ या फिर मैं जर्मन बोलता हूँ, तो मैं उन्हीं रेस्टोरों में जाके काम करना पसंद करूँ जहाँ पे सारे जर्मन बोल रहा हूँ। मेरे लिए आसान हो जाता है। ये चीज़ आपकी ग्रोथ भी रोकती है। ये चीज़ आपको बताएगी कि आप ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ को समझते समझते ही 8-10 साल लग जाते हैं। आप जिस कैरियर फेस पे आपको चलना चाहिए वो उस फेस पे आप चलते नहीं हैं। आपने एक रास्ता पकड़ा, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। आपको शुरू से ही अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रहना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ बाद में नहीं, आपकी ग्रोथ अभी से शुरू हो जाएगी। जैसे जब मैंने इंश्योरेंस लिया था अपने लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने अब ले रहे हैं, बहुत लेट कर रहे हैं। अगर जब आप 20th के थे तब लेना चाहिए था, तो आपका प्रीमियम भी कम पड़ता और आपको कवरेज भी ज़्यादा मिलती। मैंने कहा ये बताने वाला कोई था नहीं, और जिन्होंने मुझे बताया था वो कन्विंसिंग नहीं थे। वो खुद कन्विंस नहीं थे और फिर वो कोई और बातें कर रहे थे। जो आपको बीमा बेच रहा है वो 35 से 40 साल का आदमी होगा। आप भले ही 20 के हों, तो वो कन्विंस ही नहीं कर पाता आपको, बिकॉज हम एक लेवल पे बात नहीं कर रहे होते हैं। मुझे जो 25 साल का लड़का मिलेगा वो बेचारा अपने लिए अपनी फुटिंग ढूंढ रहा है बीमा की इंडस्ट्री में, वो कन्विंस ही नहीं कर पाता। बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं। तो जो ऐसे हो पाते हैं वो उनकी ग्रोथ अलग ही पिवट करती है, वो बहुत अच्छे चले जाते हैं। सही। वो हर कैरियर में है, वो उसका कोई वो नहीं है। सही। तो आपने यहाँ पर दुबई में आने के बाद इंडिया में तो आपने मल्टीपल होटल्स लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि दुबई इज़ लाइक एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है, जहाँ पे हर तरह का चिड़िया आके अपना घोंसला बना के रह सकता है और सब खुश रहेंगे यहाँ पे। दुबई सेफ इन अमेजिंग वेज, मतलब इतनी सेफ्टी कभी नहीं देखी मैंने। बिल्कुल सही बात है। और दुबई में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो दुबई आपको मौके देता है। मार्केट ढूंढना चाहते हैं दुबई आपको मौके देता है। शायद इसी वजह से लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत खोलने की कोशिश करते हैं। सही। तो आपने इंडिया में कितने रेस्टोरेंट्स में काम किया होगा या होटल्स में काम किया होगा? एक 6-7 डिफरेंट चेन्स हैं, उनमें काम किया। सही। और आप हर जगह पर मास्टर शेफ के लेवल के ऊपर ही थे? नहीं, शुरू से तो मैंने किया है मैनेजमेंट ट्रेनी से। ठीक है। मैंने जब कॉलेज से निकला था तो कॉलेज प्लेसमेंट के मेरे को 7 डिफरेंट जॉब मिली थी कॉलेज में ही। मेरे पास तो वो था कि मैं किस में जाना चाहूँगा, तो उनको देखा मैंने, उसमें से 3 मैनेजमेंट ट्रेनी से। तो उन 3 में से भी मैंने जो अपनी चूज़ करी उसमें गया। फिर उसके बाद में, क्योंकि वो सबसे बड़ी चेन थी उस समय अपने बिजनेस क्लास होटल्स में, तो वहाँ से मैंने उनसे ज्वाइन करा। फिर उनके साथ पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मेरे को जूनियर सूश शेफ बना दिया था। सही। जूनियर सूश शेफ बनने के बाद में मैंने फिर उनके साथ रहा, फिर सूश शेफ रहा। फिर उसके बाद में मैं उनके साथ रहा था कुछ 4.5 साल तक। फिर मैंने चेंज किया, एक स्टेप डाउन किया, क्योंकि मुझे एक दूसरी चेन से ऑफ़र आया था और वहाँ से मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ आ रहा था। तो वहाँ से मैंने कहा कि मैं एक स्टेप डाउन लूँगा। मैं दोबारा से जूनियर सूश शेफ बना और तब अपना काम दोबारा से सीखना शुरू किया। तो वो जगह तो मैंने लिया क्योंकि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स थे दे वर वर्ल्ड क्लास। उनकी बातें होती थी, उनको अवार्ड्स मिलते थे, उनके बारे में टीवी पे आता था, उनके बारे में न्यूज़पेपर में लिखा जाता था। कॉन्डे नास्ट एक अवार्ड्स होते हैं, कॉन्डे नास्ट की मैगजीन भी होती है, कॉन्डे नास्ट में उन्हें अवार्ड दिया जाता था। बिल क्लिंटन वहाँ खाना खाने आता था। ऐसी बातें जब सुनने को, मैंने कहा यार खाना तो वही है, वही टमाटर है, वही गोश्त है, वही मसाले हैं, वही धनिया मिर्ची है, वहाँ ऐसा क्या हो जाता है? तो वो देखना था कि क्या हो जाता है। सही। तो क्या होता है वैसे? मतलब मुझे भी होता है कि चलें रेस्टोरेंट में गए, आप बुर्ज अल अरब में चले गए, हाँ, आप JW मैरियट में चले गए, बिल्कुल, या आप किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में चले गए, हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि एम्बियंस का फ़र्क होता है, फूड का थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है, बल्कि फूड का ऐसा लगता है कभी कभी वो बात है ही नहीं जो बड़े छोटे रेस्टोरेंट में है, वो बड़े रेस्टोरेंट में वैसी नहीं है। हाँ। लेकिन क्या मतलब फ़र्क क्या आता है और किस तरह से इम्पैक्ट कहीं कहीं पे होता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान बोलते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, एक वो उस वक्त भी होता है जब टेस्ट आपका डेवलप ना हो, एक वो चीज़ भी होती है। एक वो होता है कि आपको वाकई समझना है, मतलब सब कुछ होते हुए भी आपको टेस्ट भी डेवलप हुआ हुआ है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए। तो ऐसा क्या होता है कि वो बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है इतना, एक तो महंगा भी होता है। बिरयानी का एग्जांपल दूं इसके लिए? हाँ। ओके, आप बिरयानी 10 डिफरेंट रेस्टोरेंट से खाइए, 10 डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे। ठीक है तो वही चीज़ बिरयानी। तो ऐसा क्यों है? हम बोल सकते हैं कि वहाँ का तरीका है, उनका बनाने का तरीका है। कोई हैदराबादी बना रहा है, कोई पाकिस्तानी बना रहा है, कोई बॉम्बे स्टाइल की बना रहा है, लेकिन टेस्ट तो सब में होना चाहिए फिर भी। ऐसा तो नहीं है कि जो हैदराबाद में खाते हैं उनको बिरयानी उनको मज़ा नहीं आता है। हो सकता है टेस्ट हो, लेकिन
हैदराबादी वाले भी अलग अलग रेस्टोरेंट बना रहे, नहीं बना पाते हैं। तो ये जो फ़र्क आ जाता है, ये चीज़ आता है फिनेस से। फिनिश, व्हाट इज दैट? अच्छा, फिनेस व्हाट इज़ दैट? अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, सबसे पहले आप, मैं रेसिपी के सही के थ्रू जाता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो आपने सबसे पहले जो है हांडी रखी, कौन सी हांडी सेलेक्ट करेंगे? अगर आप खुद बनाते हैं तो आपको पता है कौन सी करेंगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आपको लगेगा कोई भी हांडी बनाएंगे, नहीं बनती। बिरयानी के लिए मोटे तले की हांडी होना बहुत ज़रूरी है। सही। उसके बाद में आपने उसमें तेल, घी जो भी डालना है डालिए। अगर आप बोलेंगे कि मैं उससे पहले यूट्यूब देख रहा था और उसमें मतलब वली भाई ने बताया था मेरे को कि कम तेल का खाना खाओ, हेल्दी होता है, तो मैं तेल कम डालूंगा, बिरयानी तो नहीं निकलेगी सही अच्छी। अच्छा, सही। उसके लिए तो उसे तो तेल चाहिए, तो आप तेल डालेंगे। फिर आपने कहा कि मैं उसमें मसाले डालना चाहता हूँ। वो मेरी फूफू की बेटी ने बताया था कि ये बिरयानी में ना तुम ये वाले मसाले डालो, ये तेज पत्ता डालो, ये इलायची डालो, और ये मसाले डालो, वो मसाले डालो, शान मसाला आता है वो डालो। नहीं होते बिरयानी में मसाले। अच्छा। आपको डालना है, आप एक इलायची डाल लीजिए, ज़रा सी लौंग डाल लीजिए, हो गया काम ख़त्म। उसके बाद प्याज पड़ता है। अच्छा, प्याज आपने डालना है तो प्याज आप, ऐसा नहीं कि प्याज आपने मिक्सी में घुमाया और डाल दिया, नहीं डाल सकते। मेरे पास एक नया चॉपर आया था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, वो ऐसे खींचते हैं या उसका बटन दबा के काम हो रहता है, वो नहीं होगा। आपको लच्छा चाहिए उसके लिए, तो आप लच्छे से करेंगे। उसमें भी आपको प्याज लाल वाला ही चाहिए, आप सफ़ेद वाइट अनियन से नहीं बना सकते। उसमें पानी ज़्यादा होता है, वो कैरमलाइज जल्दी हो जाता है। आप येलो अनियन से नहीं बनाते, उसका फ्लेवर कम हो जाता है। तो आपको लाल प्याज ही चाहिए। उसमें भी आप जहाँ के अगर हैं, आप इंडिया पाकिस्तान के तो आप इंडियन पाकिस्तान लीजिए, अगर आप टर्की के हैं तो टर्किश प्याज लीजिए, बहुत मिल जाते हैं अलग अलग। सही। उसके बाद में आपने प्याज लाल लाल करा। अब आप बोलेंगे कि मतलब मेरे को उसमें अगला चीज़ क्या डालनी है? जिंजर गार्लिक। ओके, कब डालनी है? ये पता होना चाहिए कब डालनी है। जब आपका प्याज सुनहरा हो जाए, लाल भूरा, उस समय पड़नी है। उससे पहले नहीं डाल सकते, क्योंकि प्याज तेल में है, पका रहा है आपको। वो रेड होना या गोल्डन होना तभी शुरू करेगा जबकि उसका पानी सूख चुका होगा, और उसके बाद में बहुत जल्दी वो ब्राउन हो जाएगा। आपको ब्राउन नहीं होने देना होता है, आपको गोल्डन पे रखना है। तब आप उसमें जिंजर गार्लिक डालते हैं। जिंजर गार्लिक में पानी भी होता है। जैसे ही पानी जाता है गर्म तेल वाले किसी मटेरियल में, वो पकाना रोक देता है उसे वहीं पे। तो पता होना चाहिए कब डालना चाहिए, ये फिनेस है। अच्छा। इसके बाद में आपने कहा कि मेरा जिंजर गार्लिक भुना, अब मैंने इसमें गोश्त डालना है। गोश्त डालिए। गोश्त उससे पहले धुला हुआ होना चाहिए। कुछ लोग उसे मैरिनेट करते हैं, कुछ लोग नहीं मैरिनेट करते हैं, डिपेंड करता है कौन से तरीके से बना रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं इसको सिर्फ हल्दी के पानी में धो लूँगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं इसे कुछ नरम करना चाहता हूँ तो मैं इसे विनेगर और नींबू के पानी में डुबा के रखता हूँ थोड़ी देर, फिर पानी से धो के रखूँगा ताकि ये और नरम हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं मैं इसमें कचरी मिला दूंगा। कचरी एक पाउडर होता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं इसको इसमें पपेन में पपाया के जो स्किन होता है उसको पीस के मिलाऊंगा, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है जिसे पपेन बोलते हैं, वो इसको नरम कर देगा। सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन पपाया अपना टेस्ट भी लाएगा। तो ये चीज़ें, कुछ लोग बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोश्त अच्छा होना चाहिए। नरम गोश्त लिया आपने, पक जाएगा। अगर आपने बड़ा जो क्या कहते हैं बूढ़े जानवर का गोश्त ले लिया तो नहीं पकेगा अच्छे से, वो आपके रेशे आएंगे उसमें। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं इसे कुकर में पका दूंगा। देन कुकर, अच्छा कुकर हमारे किचन के लिए, मतलब जो प्रोफेशनल किचन है, कुकर इज़ लाइक इज़ अ कंप्लीट सिन। अच्छा। किसी किचन में कुकर नहीं होता। अच्छा। नहीं होता, होना ही नहीं चाहिए। किचन में अगर कुकर है तो उससे हम बोलते हैं तेरे को खाना पकाना नहीं आता भाई। अच्छा। तो अगर खाना पका रहा कुकर में तो वो तो होटल्स के अंदर तो बड़ा फास्ट ऑर्डर्स होते हैं और फिर वो फास्ट डिलीवरी भी ट्राई होती है कि हो जाए तो बगैर कुकर के। अच्छा, पहले से हाफ कुक्ड होता उसी होगा। के लिए मीज़ा पुलाव बोला जाता है। हमें फोरकास्टिंग की जाती है, कितना बिकेगा उतना होना चाहिए बना हुआ। अच्छा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। हाथ के हाथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप घर में भी बिरयानी नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बन सकती। अब हमने डाला गोश्त। अब गोश्त में आपने डालना हो तो उसके बाद में आप थोड़ी सी प्याज डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, कोई मसाले डालते हैं, कोई धनिया डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई हल्दी डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई तो भाई अपनी लज्जत ताम डाला जाता है, कोई अतर डालता है, कोई इसमें शान मसाला डालता है, ज़ाफ़रान डालता है, दुनिया भर की चीज़ें डाल जाती हैं। डिपेंड अलग अलग लोगों के लिए। वो कब पड़ना है? गोश्त पड़ा और मैंने पीछे पीछे डाला, नहीं होता। गोश्त पका होना चाहिए। उसकी जो बाहर का जो स्किन होती है वो सेयर हो जानी चाहिए। मतलब सेयर मतलब बाहर से पक जानी चाहिए हल्की सी। गोश्त में हल्के हल्के क्रैक आ जाने चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। ये फिनेस है कब डालना है। अगर आपने मसाले जो और जिंजर गार्लिक एक साथ डाल दिया तो मसाला कच्चा आपको बिरयानी खाते खाते टेस्ट आएगा, क्योंकि पानी के साथ मसाला पड़ गया। जो ड्राई मसाले पानी के साथ पड़ गए, जिंजर गार्लिक के साथ पड़ गए, नहीं डाल सकते आप।
सही सही ये सही सारी जो ये है फिनेस, ये है वो जो छोटी छोटी चीज़ें। तो वो जो बात हमने की थी कि जो महंगे रेस्टोरेंट और सस्ते रेस्टोरेंट के अंदर जो हमें कभी कभी लगता है कि यार ये इवन महंगा रेस्टोरेंट भी था, लेकिन वो बात नहीं थी इसके अंदर। इसके दो रीज़न मैं आपको बोलूँगा। पहली बात है, आप महंगे रेस्टोरेंट में गए किस लिए थे? हम्म मैंने जब भी कई लोगों को मदद करी है रेस्टोरेंट ओपन करवाने में, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आप रेस्टोरेंट खोल क्यों रहे हैं? हम्म क्यों? मुझे बिज़नेस करना है। मैंने कहा बिज़नेस क्या है? जूते की दुकान खोल लो, हम्म कपड़े बेचने शुरू कर दो, बिज़नेस तो कुछ भी है। हम्म कंटेंट बेच लो, जैस्मिन एलेक है, वो कंटेंट बेच रहा अपना, तो आप करिए। नहीं, मुझे रेस्टोरेंट समझ में आता है। मैंने कहा समझ में आता है? मैंने कहा ये तब हम बात करते हैं इससे आगे। फिर मैं बोलता हूँ कि आप अपना माइंडसेट पहले बनाइए कि मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, तो आपको पता होना ये बिजनेस नहीं है, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है क्योंकि मुझे ये समझ में आता है, तब मेरे लिए बात करना आगे बढ़ता है। अगर आप बोलेंगे रेस्टोरेंट खोलना है तो फिर ठीक है, मैं फिर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो वो उस पर मुझको डेव रैमजी की वो बात याद आ रही है, एक वीडियो के अंदर उसको किसी ने कॉल की थी और उसकी वाइफ ने, उस बंदे की वाइफ ने उसको डेव रैमजी को कॉल करके बोलती है कि हमारा $2 मिलियन का घर है और मेरे हस्बैंड की जॉब भी सही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है पिछले 6 महीने से वो मुझे पुश किया जा रहा है कि हमें ये घर बेचना है और अब हमें रेस्टोरेंट खोलना है और मुझे तुम हेल्प करोगी, तुम अपनी जो जॉब है वो चलाती रहो ताकि हमारा घर चलता रहे, लेकिन मुझे ये घर बेचकर अब रेस्टोरेंट खोलना है। तो उस पर डेव रैमजी उछल जाता है, उसने बोलता है ये कौन सी मतलब मंतक शुरू हो गई है। तो उसमें वो एक स्टार्ट बताता है कि यूएस के अंदर ऑलमोस्ट कोई 90% जो होटल नए खुलते हैं वो 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और वो मुझे आपसे पूछना है कि रेस्टोरेंट जो खोल रहा है बंदा वो क्या क्या सोचे, और ये स्टार्ट बिल्कुल सही है तो यूएस के बाहर भी ये सही है, ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, लेट्स से यूएई की बात करें या इवन किसी और मुल्क में भी बात करें तो ये बात वहाँ पर भी वैलिड होती है, क्योंकि शायद इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वो इतने आप उसको क्या कहना चाहिए कि जो आपके लॉज हैं वो उस तरह के नहीं हैं कि आप शायद उसको कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि खपत भी बहुत है ना वहाँ पर। बिल्कुल है। यहाँ पर उस तरह की सिनेरियो नहीं बनेगा या यूएस में उस तरह का नहीं बनेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है कि 90% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। उसका एक वजह तो ये है कि जो आप प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं, खाना है, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है, वो कुछ घंटे से लेके 1 दिन के अंदर है। बस उससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते हैं। ठीक है। चाहे आप फ्रिज में रखें, चाहे आप कहीं भी रखें। फ्रीज़र में भी जो लेट्स से अच्छा खाना तो इटसेल्फ। हम फ्रोज़न आइटम थोड़ी बेच रहे हैं। मैं फ्रेंच फ्राई नहीं बेच रहा हूँ। हाँ हाँ मैं फ्रेंच फ्राई बेच रहा हूँ तो मेरे पास सामान रखा हुआ, उसके ऊपर प्रिंटेड डेट है मेरे पास 6 महीने की, 2-2 साल तक रख सकते हैं आप फ्रोज़न आइटम्स। तो मैं 2 साल में कभी भी बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे 1 दिन से पहले बेच देना है वो। हालांकि दुबई म्यूनसिपैलिटी अलाउ करता है आपको 3 दिन के लिए 72 आवर्स जो है अलाउड ये होती है, शेल्फ लाइफ होती है किस चीज़ की? खाने की। आपने किस टाइम खाना बनाया है, मान लीजिए आपने आज 9 बजे सुबह खाना आपका रेडी हो गया है, तो आप उस पर एक स्टिकर लगाएंगे, टुडेज डेट 9 AM। 72 आवर्स के बाद में आप इसे नहीं रख सकते। ये फ्रिज में आपको रखा हुआ है अगर आपने? फ्रिज में ही रख सकते हैं। कुछ खानों को बाहर रख सकते हैं जो ड्राई होते हैं, कुछ खानों को आप 1 दिन तक बाहर रख सकते हैं, जैसे सुशी राइस होता है उसमें, क्योंकि उसमें एसिड मिलाया जाता है, उसमें मिरिन और उसमें विनेगर मिलाया जाता है, तो बाहर रखा जा सकता है। लेकिन आपको फ्रिज में रखना है तो 3 दिन के अंदर आपको ख़त्म कर देना है। ड्राई आइटम जिनकी जैसे मसाले हो गए या चिप्स हो गए, ऐसी चीज़ें हैं, इनकी आपके पास टाइम होता है 1 महीने तक का टाइम होता है। आप उसमें डेट लिख के बाहर रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप कोई भी चीज़ अगर आपने फ्राई की है कोई चीज़, बाहर भी रखेंगे तो ऑयल आपका रेंसिड हो जाएगा, ऑयल की स्मेल आ जाएगी खाने में, आपको करना पड़ेगा, आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन आपको वो 3 दिन के अंदर ख़त्म करना होता है, तो आपकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। और तीसरा चीज़ ये आती है कि आप 3 दिन में अगर आपकी कोई आपके पास खाना खाने आ रहा, उसका तो पहली शर्त यह है कि मुझे फ्रेश खाना चाहिए। तो आपको फ्रेश खाना रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रेश ही रखनी पड़ती हैं। हर टाइप की जो खाने में गार्निश पड़ती है वो फ्रेश होती है। बड़ी हद 4-5 घंटे पुरानी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप जो कह रहे हैं 3 डेज़ की जो लिमिट दुबई म्यूनिसपैलिटी की तरफ से है, वो फ़र्ज़ करें किसी ने दाल बनाई तो वो तो मेरे ख्याल से 3 डेज़ की भी नहीं होगी उस केस के अंदर, या होती है उसकी फ्रिज में अगर आप रख दें तो देखिए अब यहाँ पे यहाँ से फ़र्क आता है। जो अगर आपने जैसे डेव रैमसी के जो फ्रेंड थे जिन्होंने बात करी थी कि तुम अपना काम करो, मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, तो वो रेस्टोरेंट खोलना क्यों चाहते थे? क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। ये मैंने बहुत बार सुना है। जो रेस्टोरेंट्स के ओनर भी होते हैं कि आई एम अ फूडी, आई एम अ कॉनोसियर, मैं दुनिया घूम घूम के खाना खाता हूँ। मैंने कहा तो खाओ। आप बेचने खाना और खाना बेचना 2 बिल्कुल जुदा चीज़ें हैं, कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो अब अगर ये बात तो सच है, मुझे खाना बहुत अच्छा खाना आता है इसलिए मैं खाना बहुत अच्छा बेच लूँगा, अगर यही बात है तो जितने भी
जिनका कपड़ों की दुकान जिनकी है वो सारे टेक्सटाइल इंजीनियर्स होने चाहिए थे। जिन्होंने जूते की दुकान खोली है उनको मतलब लेदर एक्सपर्ट होना चाहिए था। नहीं होता है। या इवन जिसने हॉस्पिटल खोला हुआ है वो सारे डॉक्टर्स तो नहीं डॉक्टर तो होते। कोई नहीं है हाँ, एक्चुअली, कुछ लोग होते भी कुछ हैं होते हैं लेकिन सारे तो नहीं लेकिन होते। सारे नहीं होते हैं। हाँ। यू हायर अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर योरसेल्फ। और इफ यू आर अ डॉक्टर एंड यू हैव योर ओन क्लिनिक और रेस्टोरेंट, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। तुम अगर इलाज कर रहे हो तो तुम बिजनेस कब रन कर रहे हो? तो दुबई म्यूनिसिपैलिटी हमें ये इसकी गाइडलाइंस होती हैं कि आप खाना कितनी देर रख सकते हैं। तो यू आर ओनली अलाउड टू कीप इट फॉर 72 आवर्स। उसके बाद में आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए खाना। आप 72 आवर भी खाना जो रखते हैं प्रोफेशनल किचन्स के लिए ये मस्ट है, हर किचन के लिए मस्ट है कि आप उसे एक पर्टिकुलर लिमिट में रखा जाए। हमारे पास एक बोला जाता है डेंजर जोन बोलते हैं उसे, वो 5 डिग्री से लेके 63 डिग्री तक होती है सेंटीग्रेड में। तो अगर खाना 5 डिग्री के नीचे है और खाना 63 डिग्री के ऊपर है तो वो सेफ जोन में कहा जाता है। अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूएस के स्टॉक्स के अंदर सर्वा के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर सर्वा सेव, सर्वा ट्रेड और सर्वा इन्वेस्ट। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अलिफ बे भी नहीं पता, तब आप सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू बहुत आराम से ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा ट्रेड के अंदर अगर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो सर्वा ट्रेड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वा सेव है जो कि फिक्स इनकम आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो शरिया कंप्लाइंट हो, दोनों किस्म की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर्वा के प्लेटफॉर्म को अगर आपको यूज़ करना है तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको यूज़ करते हुए आपको $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। 63 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हॉट होल्डिंग टेम्परेचर है। हॉट होल्डिंग टेम्परेचर। हॉट होल्डिंग का मतलब वो आप जैसे खाना खाने जाते हैं कहीं पे तो बफे होता है, आपने देखा होगा। हाँ। वो खाना रखा रहता है एक शेफिंग डिश में। सही। शेफिंग डिश मतलब शेफ गर्म करने को बोलते हैं फ्रेंच में। तो शेफिंग डिश मतलब जो गर्म डिश होती है, उसके नीचे में एक पानी की ट्रे होती है, उसके नीचे में एक हीटर नहीं तो कभी कभी फ्लेम होती है। हाँ। तो वो आपको स्टीम दे रहा होता है, बहुत हल्की हल्की स्टीम दे रहा होता है। सही। तो वो जो स्टीम आपको दे रहा है और वो आपके दूसरे खाने के पॉट को टच कर रहा है, तो ये ओवरऑल अगर आप उस खाने को चलाएंगे तो ओवरऑल 63 के ऊपर चला जाता है। 70 भी क्रॉस नहीं करता वो। जो खाने का कुकिंग टेम्परेचर है वो 75 बोला जाता है। 75 आपको टच हो जाना चाहिए 2 मिनट के लिए। टाइम एंड टेम्परेचर दोनों एक साथ नोट किया जाता है फूड सेफ्टी के लिए। तो अगर हम किसी भी खाने को कुक हुआ तभी उसको करा जाता कंप्लीट जब वो खाना 75 डिग्री पहुंच गया है और 2 मिनट तक वो 75 होल्ड कर ले। अदरवाइज वो 80 पे चला जाना चाहिए, 1 मिनट होल्ड कर ले काफ़ी है। अगर आप कोई जैसे बड़ा कोई जॉइंट मीट का रोस्ट कर रहे हैं तो हम उसे चेक करेंगे कि पक गया कि नहीं पक गया। हम बाहर से देख के या टाइम देख के, जो एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं कि हाँ पक गया। जैसे जिनसे मैंने काम करना सीखा था, शेफ मेरे थे कर्नल सिंह, वो कहते हाँ भाई पक गया, ये कितना देर हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ, 5 मिनट छोड़ उसके बाद निकालना। अच्छा। ऐसे उनकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी थी, वो ऐसे बताते थे मुझे। तो अब हम लोग वो नहीं बोलते हैं। मतलब मैं भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि हाँ चल तुमने लगाया, देखो दे रही है टाइम, देखो 25 मिनट और निकाल देना। यार आपने अवन लगाया था, जैसे चलते चलते कैमरा रुक गया था। अवन अगर रुक गया तो वो 25 मिनट नहीं रह गए, वो 35 हो जाना चाहिए। लेकिन वो 25 से 35 या 25 से 30 कैसे आप बताएंगे? ये एक्सपीरियंस कौन देगा आपको? तो ये कोई नहीं बताता था और ये कर कर के सीखते थे। इतनी गलतियां करने का आजकल मौके कम मिलते हैं। आजकल तो लोग इतना ज़्यादा इस फील्ड में आना शुरू कर दिए कि अब यू हैव लाइक बकेट फुल ऑफ पीपल एवरी डे अवेलेबल हो जो कि आना चाहते हैं इस लाइन में, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप गलतियां नहीं कर सकते और क्योंकि गलतियां करेंगे कॉस्टली हो जाती हैं। आपके बिजनेस के भी राइवल्स बहुत सारे हैं। जैसे आपने बताया रेस्टोरेंट सब कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट खुल भी बहुत सारे रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप गलतियां करेंगे तो इट कैन एक्चुअली कॉज यू अ कस्टमर, 1 कस्टमर और 2 कस्टमर और 10 कस्टमर्स। तो कोई नहीं छोड़ना चाहता उनको, तो ये गलतियां भी कोई नहीं करना चाहता। सही। तो अगर कोई बंदा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो अपने हिसाब से पहले तो अपने आप को जज कर ले कि रेस्टोरेंट खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहला चीज़ मेकअप योर माइंड। अच्छा। कि आपने क्यों खोलना है। मुझे बिजनेस करना है, ये रीज़न बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है। दुनिया में 1000 बिजनेस पड़े भाई, कुछ भी कर लो। आप ट्रैवल एजेंट बन जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। ड्राइवर बन जाओ, आप गाड़ी बेचना शुरू कर दो, सेकंड्स गाड़ी का है, फर्स्ट हैंड है, कुछ भी कर लो। रेस्टोरेंट ही क्यों खोलना चाहते हो ये पता होना चाहिए, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। फर्स्ट मेकअप योर माइंड। अगर आप अपना मेकअप माइंड कर लेते हो और आप कंफर्म हो जाते हो कि मैंने क्यों खोलना है, तब आता है अगला सवाल
कि आप किसी से बात करें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली से बात करते हैं, फिर दोस्तों से बात करते हैं, फिर किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं कि ये रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो वो आपको बताएगा कि रेस्टोरेंट खुल जाएगा, लेकिन अब आपको प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है। रेस्टोरेंट के चूँकि हर बिजनेस में जैसा होता है कि जब व्हेन यू हैव एंट्री लेते हैं तो आपका कुछ कॉस्ट जाती है, तो ये एंट्री कॉस्ट को कवर करने से पहले आप प्रॉफिटेबिलिटी पे आ नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ों की कॉस्ट आप जो हैं स्प्रेड आउट कर देते हैं कुछ सालों में। महंगे इक्विपमेंट हो गए, वो 8-8 9-9 साल तक चलते हैं। आपने कोई अच्छा ओवन ले लिया रैशनल वगैरह का, आराम से 20 साल तक चलता है। तो मुझे अगर वो चाहिए तो मैं उसकी कॉस्ट को स्प्रेड आउट कर दूंगा कि मेरे को 5 साल बाद इसकी कॉस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए या 10 साल बाद हो जानी चाहिए। अगर आप कुछ एक छोटी मान लीजिए आपने रेंट लिया किसी चीज़ का, तो वो रेंट मेरे को 1 साल से पहले कवर हो जाना चाहिए। अगर वो रेंट मैं अगर दे रहा हूँ किसी जगह का 30,000 दे रहा हूँ, 50,000 दे रहा हूँ, 2 लाख दे रहा हूँ, तो वो रेंट मुझे जो है 1 साल का, तो वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे कवर हो जाना चाहिए, तभी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। पहले साल में ही कवर हो जाना चाहिए या उसको आप टाइम देंगे? रेंट को नहीं दूंगा, रेंट को नहीं देंगे आप? रेंट को नहीं दूंगा, क्योंकि रेंट रिकरिंग तो है, कौन हर कौन साल से हर महीने आता रहेगा इस बिजनेस में आप कौन कौन सी चीज़ों कुछ, क्योंकि पहले साल तो बहुत खर्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें तो आपके लाइसेंस की कॉस्ट होगी, इसमें लोगों के वीज़ास आपने देयर इज़ अ अप्लाई। सीरीज ऑफ होती है। हाँ। आपका जो टोटल एक्सपेंसेस आते हैं 1,10,000 या 1,50,000 से शुरू हो जाता है रेस्टोरेंट खोलने का कॉस्ट। छोटा रेस्टोरेंट आप समझ लीजिए कैफ़े जैसा हो गया, 1,10,000 में खोल सकते हैं आप। 1,10,000 में आप रेस्टोरेंट खोल सकते दिरहम हैं। में ये खुल जाएगा, इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, खुल जाएगा। रनिंग हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपके पास 6 महीने की रनिंग कॉस्ट होनी चाहिए, आपके बैंक में, आपके पास में, हाथ में पैसा होना चाहिए इतना। पहले दिन आपको पैसा नहीं आएगा, पहले दिन लोगों को नहीं पता होगा कि आपने रेस्टोरेंट खोला है। और कोई अगर देख भी रहा आपका रेस्टोरेंट खुला है तो वो आपके पास क्यों आएगा? पीपल विल सी यू। आप इंसेंटिवाइज करेंगे। आप कहीं से, आप मान लीजिए आपके बिल्डिंग के सामने में एक रेस्टोरेंट खुल गया, आपने देख भी लिया, पहले दिन देख लिया आपने, आप उसके पास पहले हफ्ते तक नहीं जाते हैं कि हाँ कैसा है, हाँ अच्छा है, दिख रहा है, साफ़ है, खुल गया है, रनिंग है। यू टेक सो मच टाइम, इट गोज़ विद एवरीबडी। हालांकि आप सॉफ्ट ओपनिंग करते हैं, आप अपने लिए मार्केटिंग करते हैं, आप लीड लाने की कोशिश करते हैं, 2 फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाते हैं, कुछ लोगों को डिस्काउंट देते हैं, कुछ को फ्री में खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं आप। लेकिन जो आपके पास जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जो जब से आना शुरू करते हैं, उसे शुरू होते होते महीना लग जाता है। ये तो मुझे आप जो बता रहे हैं ना, मुझे यूट्यूब लग रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब खोलते हैं, उसके बाद वो उसको ऐड लगा देते हैं, या अपनी वीडियोस पे जो है ना वो करते हैं, उनको उनको उन पे ऐड लगाते हैं, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं बाद में कि यार अब व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैं कहता हूँ भाई पहले ऐड क्यों लगाए थे, आपको शुरू ही ऑर्गेनिक करना चाहिए था। खैर रेस्टोरेंट का केस डिफरेंट है, उसमें ऑफकोर्स आपको ऐड भी लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपका जेन्युइन कस्टमर या ऑर्गेनिक कस्टमर जो होगा वही आपको आगे लेकर जाएगा। हाँ, ऐड आपको 3 महीने बाद लगाएं तो बेहतर है, जब कुछ नहीं कम से कम 500 तो हो चुके हों आपके सब्सक्राइबर 500-400, उसके बाद लगाएं ऐड। तो अच्छा, इसके अंदर फिर आप ये कहते हैं कि पहले तो आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि आप रेस्टोरेंट खोल क्यों रहे हैं। बड़ा स्ट्रांग वाई होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास आपका स्ट्रांग वाई हो जाता है देन फिर ओके, तब बात करते हैं कि हम कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे। इसके बाद आप करते हैं मार्केट रिसर्च, कहाँ खोलूँगा। पहली बात हो गया क्यों, अब कहाँ खोलूँगा। तो कहीं भी जगह मिल जाए, ये फिर वही बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है, नहीं होगा। आप कौन सा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वहीं खोलेंगे आप। अब अगर आप पास्ता बेचना अगर आप चाइना टाउन में शुरू खोल देंगे तो बिकेगा ही नहीं पास्ता आपका। तो आपको जगह देखनी पड़ेगी, कहाँ खोलूँगा, कौन सा टाइप का खोलूँगा। ये भी नहीं बोल सकते कि मैं जहाँ जगह मिलेगी उस टाइप का रेस्टोरेंट खोल दूँगा। ये कुछ लोग करते हैं, इस टाइप से चलाया भी जा सकता है, लेकिन ये फिर आपको जब ग्रोथ मिलनी चाहिए जो आप चाहते हैं आगे चल के, मतलब लोग नाम जाने, आपका बिजनेस बेहतरीन हो, उससे बेहतरीन हो जाए, मतलब अच्छा खासा ओके नहीं हो, सबसे अच्छा हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको शुरू से ही देखना चाहिए मैंने कौन सा खोलना है, कहाँ खोलना है। हो सकता है आप शॉर्मा जॉइंट खोलना चाहते हैं, हो सकता है आप बर्गर जॉइंट खोलना चाहते हो सकता है आप फुल सर्विस रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं कि मतलब जिसमें सारी सर्विस होती है। आप आते हैं तो एक आपको होस्टेस आपको लेके बिठाती है, फिर आपको पानी सर्व किया जाता है, मेनू दिया जाता है, फिर आपसे ड्रिंक्स का ऑर्डर लिया जाता है, फिर आपको खाने का ऑर्डर दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड फुल सर्विस रेस्टोरेंट। ठीक है। तो अगर आप ये खोलना चाहते हैं तो कहाँ खोलेंगे, आपको पता होना चाहिए उस जगह पे आप जो खोलना चाहते हैं वो आपको चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सोचिए। ये से मार्केट रिसर्च कहा जाता है। तो आपने इस तरह ये सर्विस देते हैं आप ऐसे? ये सर्विस मैं देता हूँ। अच्छा, सही। तो आपके सर्विस के थ्रू आपने क्या देखा अब तक कि अच्छा चलें, वो जो 90% वाली बात थी वो वैलिड है दुबई में भी? वो वैलिड है दुबई में भी, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अच्छा। जब लोग खोलते हैं बड़े वीक रीज़न से,
मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो बहुत जैसे नुकसान होता होगा यार ये तो। जैसे नुकसान हो जाता है। सही। लेकिन मैं ऐसे ज़रूर ये चीज़ का तो मतलब कायम हूँ, दुबई का ही अकेला नहीं बोलूँगा, जो ज़ील होती है लोगों के अंदर, जो क्या बोलते हैं इसे, खतरा उठाने की जो कैपेबिलिटी होती है, एपेटाइट बहुत स्ट्रांग होती है। बिजनेसमैन जो होते हैं, जो करने की कोशिश करते हैं, खतरा वो मान के चलते हैं कि ये पैसा डूब जाएगा, चाहता कोई नहीं है, लेकिन ये है कि पॉसिबिलिटी है डूब जाएगा। जैसे हम इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, अब ले लिया भाई मैंने शेयर्स ले लिए, अब इसका मैं आपको बताऊं, कौन से क्राउड सर्च जो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का वो कर रहे थे, हाँ, नाम मेरे जहन से भी निकल गया, लेकिन जिसने मसला हुआ था ना, जो मसला हुआ था, हाँ, उनका जो वो मैंने बाद में देखा तो उनका चल रहा था 300 350 कुछ डॉलर्स पे चल रहा था उनका, और अचानक से 129 पे आ गया। हाँ, 210 में मैंने ले भी लिया वो, अच्छा, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ब्लिप है। हाँ, उसको अगर किसी कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट जैसी किसी कंपनी ने, हाँ, अपने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए कि उनकी एक गलती से माइक्रोसॉफ्ट कैन मतलब शट डाउन लाइक फ्यू इवन फॉर 1 आवर वर्ल्ड वाइड, तो उनकी इंटीग्रेशन बहुत डीप है। उतनी डीप इंटीग्रेशन को आप बाहर नहीं आ सकते इतनी जल्दी कि यू आर फायर्ड, आपका टर्मिनेट हो गया। मुझे पता था ऊपर तो ज़रूर जाएगा, तो 210 मैंने ले भी लिया था। अच्छा, सही सही। तो बिल्कुल ऐसे ही तो है इसके अंदर। तो ये जो एपेटाइट होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, तो वो मान के चलते कि ये पैसा डूब भी सकता है, इसके लिए वो लोग रुक के भी चलते हैं। इसी के लिए वो कोशिश करते हैं कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो डेट से ज़्यादा आए रादर देन अपनी टोटल प्योर इन्वेस्टमेंट है खुद की। अच्छा, उसमें लोग लोन लेकर काम कर रहे होते हैं, ये काम काफ़ी लोग लेते हैं, लेकिन वही आपने लोन लिया तो वापस भी देना वापस भी देना है। बिल्कुल, वो मतलब ठीक है, वो डेट से कर रहे हैं, वो तो उस वक्त अच्छा है ना जब आपका बिजनेस चल जाएगा। लेकिन अगर वो सब हैंकी डोरी, हाँ, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो फिर डेट के को इंटरेस्ट के साथ वापस भी तो करना पड़ेगा ना, वो वापस तो करना पड़ेगा। सही। तो इसके अंदर मुझे एक आइडिया दें कि अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना है दुबई में, और फ़र्ज़ करें करामा तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नाहदा में खोलना है, नाहदा भी सैचुरेटेड ही है, वहाँ पर भी कुछ कम नहीं है, लेकिन वहाँ खोलना है, कैफ़े खोलना है, आप कह रहे हैं 1.5 लाख दिरहम 1 लाख दिरहम के दरमियान का 1.5 लाख में आप आराम से रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। उसके गाइडलाइंस हैं उसकी, आपको कहाँ पे खोलना है, कितनी बड़ी ज़मीन, कितने बड़े रेस्टोरेंट खोलना है, आप उसे डिलीवरी ओनली करना चाहते हैं, आप उसे कि आप कार में आएंगे, हम आपको कार में सर्विस दे देंगे, विच इज़ वेरी वेरी यूनिक हियर। आप जो फुटपाथ में जो थोड़ा सा एरिया को कवर करके एक्सटर्नल सीटिंग होती है, उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, वो करके मैं खोलूँगा, ये कर सकते हैं। आपको बोलता है कि मुझे डिलीवरी करनी है, मैं वो कर दूंगा। ये अलग अलग मोड्स होते हैं, आप कैसे पे खोलना चाहते हैं, तो इन पे खोला जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर सोचें और इस बात के लिए राज़ी रहें कि पहले के 6 महीने तक समझ के चलें कि मैं कुछ नहीं कमाऊँगा। थिंक ऑफ दिस, इस माइंडसेट से अगर आप ये, और ये मैं ये नहीं बोलूँ कि आपके लिए हाँ 6 महीने मैं कर लूँ, वो नहीं, मान के चलेंगे मुझे 6 महीने कुछ नहीं आएगा, आएगा पहले दिन से ही सेल शुरू हो रही है, लेकिन वो मोमेंटम पकड़ते और शुरुआत की सेल करीब 1 महीने की एकदम से जम करती है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दिया करता था इस चीज़ का कि अगर कोई सर्कस आता है शहर में, पहले क्या होता था कि जो शहर के आउटर एरिया में एक बड़े से मैदान में सर्कस लगाते थे, उनको सेट होने में ही 2-3 हफ्ते लग जाते थे। लोग तंबू गाड़ना हो गया, जानवरों को क्रिएट हो लाना जाती हो गया, थी, तो लोग जाते थे, अरे सर्कस आ गया, सर्कस आ गया। फिर एक मुनादी लेके एक बंदा निकलता था, वो सर्कस आ गया है, अपोलो सर्कस और ये और वो। तो पहले की एडवर्टाइजिंग इसी टाइप की हुआ करती थी। तो शहर का हर बच्चा जाना चाहेगा उस सर्कस में पहले दिन, वही बच्चा दोबारा जाना चाहेगा। ये सवाल है जिसका जवाब अगर आपके पास है, आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा। वही बच्चा, और बच्चा अपनी पूरी फैमिली घसीट के लेके जाएगा। मम्मी पापा को कोई इंटरेस्ट नहीं है सर्कस देखने में, बच्चे की वजह से 4 टिकट आएंगे, उन्हें बच्चों का ट्रैक करना है। इसीलिए उसमें जो एडवर्टीजमेंट होता है उनका, क्लाउन जा रहे होते हैं, जगलिंग हो रही होती है, समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, कलर्स आपके यूज़ करते हैं वो लोग, येलो, रेड, वाइट, गोल्डन, ये कलर यूज़ किए जाते हैं ऐड में, तो क्योंकि बच्चों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्लाउन जाते जाते क्लाउन बताएगा, एक आप बच्चे को लॉलीपॉप देगा, अपोलो सर्कस, उसके साथ उसमें जो स्टिक होगी उसमें एक झंडा बना होगा अपोलो सर्कस, आना ज़रूर बेटा, और बेटा लेके जाएगा पापा मम्मी को कि चलो मुझे देखना है, और पापा मम्मी लेके जाएंगे बच्चा मेरा। तो ये नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के अंदर कितना ख्याल रखते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करें? वैसे तो मैं देखता हूँ छोटे कैफ़ेज़ के अंदर तो शायद नहीं होता, नहीं, क्योंकि छोटे कैफ़े, मैंने आपको बताया ना, आपने कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है, हाँ, कि किस को टारगेट करना है, टारगेट किसको करना है। हाँ 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 हाँ,
अगर आपने छोटा रेस्टोरेंट खोलना है तो जुमेरा में मत खोलिए, हम्म, जुमेरा में भी खुले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा रेस्टोरेंट के लिए आपको जो क्लाइंट चाहिए वो वहाँ नहीं है। हम्म, अगर आप शेख जायद रोड पे अगर आप कोई कैफेटेरिया खोलते हैं तो आपको जो पीछे वाली रोड्स होती है वहाँ पे खोलना पड़ेगा। सही, वरना आगे तो रेंट इतना होगा उसका कि वो। आगे रेंट है कि वो आपका रेंट मार देगा आपको अकेला। सही 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 सही। तो आप इसके अंदर फिर 1.5 लाख में जो स्टार्ट करेंगे उसमें आपका इनिशियल कॉस्ट होगी, ये डे टू डे मंथली कॉस्ट जो होगी वो उसमें कुछ पार्ट कवर हो रहा होगा, लेट्स से शायद आपने रेंट एक साथ दे दिया हो। पहले महीने का और तब 3 दिन पहले 3 महीने का कवर हो, मतलब पहले महीने की तो आपको जो बाकी चीज़ें की कॉस्ट हो चुकी होती है, रेंट हो चुका होता है। रेंट आपका 3 महीने का डिपेंड करता है आपने कितने चेक पे बात करी है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही बार में आप चेक दे देते हैं, 4 चेक दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चेक हम बाद में देंगे। तो आपका नेगोशिएशन कैसा और गया, कॉन्ट्रैक्ट कैसा गया। इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स होती है उसकी क्या कॉस्ट आती है, ये आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि। इनिशियल इन रेस्टोरेंट्स मैं ना सजेस्ट करता हूँ किसी को कि आप एज अ इसको आउटसोर्स करें। आप जो जिन चीज़ों के लिए जरिए पीआरओ का काम है वो आउटसोर्स करवा दें। ठीक है, डोंट हायर एनीबडी। सही। आपको जो बंदे हाथ चाहिए, अगर आपको एक छोटा आपने कैफेटेरिया खोला है, आपको बड़ी हद 4 बंदे चाहिए। सही है। उसमें जो कैश हो गया आप खुद देखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग आप खुद देखेंगे, बिकॉज आप ओनर हैं, आप अपना काम तो ज़रूर यानी कि करिए। आप बैठे होंगे वहाँ पर, आपको होना होगा वहाँ पर, अगर आप वहाँ नहीं हैं तो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। अगर आप बोलें कि मैं सब बिजनेस सब सिस्टम सेट कर दूंगा, मैं एज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, तो पैसिव तो नहीं है ये, तो आप हाँ। गलत जगह पे हैं। हाँ। सवाल फिर वही आता है, आपने रेस्टोरेंट खोला क्यों है। अगर आप बोलते हैं कि मैं पैसे इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, मैं साइलेंट पार्टनर बनना चाहता हूँ, देवराम से का 90 नहीं, वो 99% चांस है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चली जाएगी। तो इट्स अ वेरी एक्टिव काम। ये आप किसी जॉब के साथ नहीं कर सकते हैं। कई लोग करते हैं, मैं मिला भी हूँ कि मेरे को मिलते हैं लोग कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैंने रेस्टोरेंट खोला था साथ में, वो अच्छा चल रहा है, मैं इस समय दूसरी जॉब देख रहा हूँ। मैंने कहा अगर रेस्टोरेंट जॉब देख रहे थे, आप रेस्टोरेंट खोल लिया आपने और वो अच्छा चल रहा है, तो आप दूसरी जॉब देख क्यों रहे। नहीं वो जॉब में कुछ मसले हो रहा है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका तो बिज़नेस है। अगर आपका बिज़नेस है और आप उसमें पार्टनर है, आपके पास वीज़ा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं नौकरी देखने की। तब बात निकल के आती कि नहीं वो रेस्टोरेंट में भी मसले हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ वो तो होंगे ही, आप वहाँ नहीं हैं। आपका बच्चा कोई और पाल रहा है तो कोई और ही पाल रहा है उसे, फिर वो बच्चा उसके जैसा होता जा रहा है, आपका नहीं रह गया। अच्छा, सही। अच्छा, इसका मतलब है कि जो लोग चाहते हैं कि हम साइड में रेस्टोरेंट खोल लें, बस कोई और चला ले उसको, वो मॉडल भी नहीं चलता। वो मॉडल चल नहीं पाता क्योंकि उसके लिए जो इंटरेस्ट चाहिए, जितनी इंटेंसिटी चाहिए और जितने लंबे टाइम तक के लिए चाहिए, वो कोई नहीं दे पाता है। आप किसी को हायर करेंगे कि ये रेस्टोरेंट मेरे को ओपन करवा के दे दो, या ये रेस्टोरेंट से आप मेरे को बता दो ये पर्टिकुलर काम मेरे रेस्टोरेंट को कर दो, जैसे पीआरओ का काम है, आप ये मेरे पीआरओ का काम कर दो, या ये मेरे को फिजिबिलिटी स्टडी करके दे दो, या ये मेरे को मार्केट रिसर्च करके दे दो, तो ठीक है, उतनी इंटेंसिटी उतने टाइम के लिए कर देंगे लोग। उसके बाद का जो बाकी काम है, क्योंकि रेस्टोरेंट खोलने में तो मतलब आपको लग जाएगा कुछ महीने, ये लग सकता है आपको 1.5-2 महीने से लेके 5-6 महीने तक कुछ भी लग सकता है। लोगों के पास साल भी लग जाता है, डिपेंड अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं है, या आपके जो क्लियरेंस आपको मिलनी है वो नहीं मिली है, या आपका कोई जो डिज़ाइन बनवाए थे उन पे कोई इशू आ गए, तो वो उसमें देर रहती है, तो देर भी हो जाते हैं, प्रोजेक्ट डिले भी हो जाते हैं। लेकिन 1-1.5 साल तो बहुत लंबा वक्फा है, मैंने एक आधा बार ही सुना उसका होते हुए, कुछ महीने आराम से लग जाते हैं। सही सही। 1-1.5 महीना सोच के चलिए कि मुझे तो लगेंगे इसको खोलने में, वो तब है जब सब कुछ सेट है, सब कुछ अपने हिसाब से लगातार काम होता चला आ रहा है, यू आर ऑल्सो इंटेंसली काम कर रहे हैं, यू डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ आइडियाज़, you don't have shortage of people who are helping you, and you don't have shortage of the way you wanted to do। वो आपका जो रास्ता बना हुआ है वो आपको पता है कौन कौन से स्टेप है, मुझे क्या क्या स्टेप लेना है। आई कैन गिव यू ऑल द स्टेप्स इसमें, और वो मुझे अब करना है, ये अब करना है, ये अब करना है, ये मैं करूँ। अब जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और तो आपके पास इजारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद आपको दुबई म्यूनसिपालिटी में जाना चाहिए। इजारी का मतलब है आपके पास रेंटेड एरिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं आया हूँ यहाँ पे, ये समीर की दुकान है, मैंने रेंट पे लेनी है। यानी कि आपका रेंट पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक कैवेट है, यहाँ पे एक आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसके साथ में कि मेरे को पहले 2 महीने रेंट चार्ज मत करो। वो डिपेंड, उसकी वजह क्या होती है, कई सारे मॉल में ऐसा होता है
कि आपने शॉप ले ली रेंट पे, तो आपको उसे फिट आउट करना होता है। आपका ब्रांड है, आपको ब्रांड के हिसाब से करना है, आपके इक्विपमेंट लाने हैं। तो आपने देखा होगा कभी मॉल में कि जब मॉल बंद हो रहा होता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद में आके लोग काम करना शुरू करते हैं, और वो सुबह 7 बजे से पहले निकल जाना होता है, क्योंकि मॉल आपको काम करने की इजाज़त नहीं देगा। तो उनके पास काम करने के टाइम में सिर्फ इतना है कि 8 घंटे काम कर सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्टर नाइट में काम करते हैं। तो जब आप लगातार काम नहीं कर सकते हो तो आप उतनी स्पीड से रेस्टोरेंट खोल भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इनको जो है रेंट फ्री अलाउ किया जाता है। बहुत सारे मॉल में करा जाता है, कुछ मॉल नहीं करते हैं, लेकिन कई सारी जगह बोलते हैं कि हम आपको पहले मंथ चार्ज। चले वो तो मॉल हो गया ना, लेकिन जो नॉर्मल एक लैंडलॉर्ड है वो प्रॉब्ली नहीं देगा आपको टाइम इतना। तो आपको उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा कि आप शुरू में मेरे को या तो चार्ज मत करो, या आप मेरे को कम चार्ज करो, या फिर आप मेरे को शुरू में डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा। ठीक है। और ये करने के लिए, क्योंकि मैं अभी फिट आउट कर रहा हूँ, मतलब मेरा कैश फ्लो तो शुरू नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा। कुछ लैंडलॉर्ड नहीं मानते हैं इस चीज़ के लिए। सही समझ लेकिन ये उन चीज़ों में से एक है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो जो पैसा जा रहा है ये उनमें से एक चीज़ है। हाँ, ये मतलब ये संक कॉस्ट है आपकी जो कि लगेगी। जैसे आप घर खरीद रहे हैं तो आपको मतलब ये वही चीज़ होगी ना, टेनेंट के अंदर भी, टेनेंसी में भी यही होता है ना कि अगर आपने कोई घर दिया हुआ है और फर्ज करें नया टेनेंट आना है उसको, एक तो वो टाइम लगेगा नए टेनेंट को ढूंढने में, और फिर जब वो नया टेनेंट आएगा तो उसके लिए भी वो टाइम होगा। शुरू में जैसे यहाँ दुबई में भी, शारजा में भी वो करते थे ना कि आपको कुछ टाइम देते थे फ्री, 1 महीने का 2 महीने का देते थे, लेकिन वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अगर मार्केट बहुत अच्छी चल रही है तो वो लैंडलॉर्ड नहीं देगा वो टाइम, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये तो आप चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। मार्केट ख़राब होगी थोड़ी सी तो फिर वो शायद आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर दे। ये तो डिपेंड करता है मार्केट डायनामिक के ऊपर। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको रेंट करना है और फिर दुबई म्यूनिसिपैलिटी पे या किसी भी म्यूनिसिपैलिटी पे जाना है। सही है। तो अच्छा, वो जो बात थी कि कितना खर्चा आएगा एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ऑलमोस्ट कितना आ सकता है? पर एम्प्लॉई 6,500 से 10,000 तक आता है पर ईयर। नो, ये हायरिंग कॉस्ट है। ये हायरिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें और लेकिन ये हायरिंग कॉस्ट 2 साल पे आएगी दोबारा? ये हायरिंग कॉस्ट 2 साल पे। अब जो नए चेंजेस हो गए इसमें 2 साल, पहले 3 साल में एक बार हुआ करती थी, लेकिन जब 2 साल बाद दोबारा आएगी तो ये 6,500 नहीं रह जाएगा, बिकॉज आपने सिर्फ रिन्यूअल करवाना। ठीक है। पहले उसे आप हायर कर रहे होते हैं तो आपने उनको मेडिकल करवाना होता है, आपने उनको पहले कोटा लेना होता है, अगली बार कोटा नहीं होता है, आपने उसी को रिन्यू करवाना तो कोटा नहीं आता है। आपने बंदे को हायर करना है तो आप बंदे को अपने उसकी कंट्री से बुलाओगे, यहीं पे बुलाओगे, तो देयर इज़ अ स्टेटस चेंज। तो अभी इस बार आप हायर कर रहे हैं तो रिन्यूअल है, इसमें सिर्फ रिन्यूअल होगा, स्टेटस चेंज होगा, मेडिकल होगा। पिछली बार आपने जो करा था उसको बंदे को बुलाने की फ़्लाइट कॉस्ट भी हो जाती है। आपने बंदे को बुलाया है तो अगर आप कभी कभी करते हैं कि आप किसी बंदे को पोच करते हैं किसी दूसरी रेस्टोरेंट से, इंसेंटिव देते हैं तो आप बोलते हैं कि तुम्हारा जो 1 महीने का नोटिस होता है वो कुछ हिस्सा मैं दे दूंगा या पूरा हिस्सा दे दूंगा, तो वो सब कॉस्ट हो जाती है। फिर एक होता है, पहले हुआ करता था कि आपको बैंक डिपॉजिट देना पड़ता था लेबर डिपार्टमेंट को, अब नहीं देना पड़ता, उसका 1,500 कम हो गया। तो पहले ये कॉस्ट करीब 8,500 थी, अब करीब 6,700 के आसपास कुछ है इसकी पर पर्सन कॉस्ट। फिर उसमें अगर आपने कुछ इंसेंटिव दिया है उसको, बंदे को कुछ अकोमोडेशन वगैरह का करा है, तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है उसमें हायरिंग की। मैं समझता हूँ फिर भी आपको यही लेके चलना चाहिए कि रिन्यूअल के टाइम पे इतना ही खर्चा आएगा, क्योंकि उस टाइम तक जाते जाते हो सकता है छुट्टियों का टाइम आ जाए, एक और फ्लाइट देनी पड़ जाए आपको उसको, या कुछ भी हो जाए, वो खर्चा आपका 6,000 6,500 नहीं आएगा इतना। नहीं होगा, क्योंकि आप अगर आप बोल रहे हो कि मैंने बंदे को हायर कर लिया, ओके, फिर आप जब बजट बना रहे होते हैं तो जो सैलरी होती है उस बंदे की, ये आपने बजट में आप प्रोविजन रखते हैं, भले ही आप अच्छा ठीक है, आज नहीं करी तो मैंने उसे छुट्टी भेजना है, ये प्रोविजन हो चुका है। सही। इसीलिए जब आपने देखा होगा दुबई में अक्सर होता है कि स्टाफ गायब हो जाता है, मतलब आपको नहीं पता चलो, मेरे को पता है कि मैं होटलों में स्टाफ कम हो जाता है, उसकी वजह है कि उनको छुट्टी भेजा जाता है। बिजनेस कम है आजकल, आप छुट्टी पे जाइए। छुट्टी पे जब जा रहे हो तो पेड हॉलीडे होती हैं। पेड हॉलीडे मतलब आपको आपकी सैलरी आ रही होगी। ये जो सैलरी का पार्ट है ये सेल से नहीं आता है, ये इसका सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन होता है कि इनका अगर 30 डेज़ की लीव है तो 30 डेज़ का पैसा मुझे देना है, वो पहले प्रोविजन किया जाता है। अगर आप किसी भी अच्छे अकाउंटेंट से या सीए से अपने लिए बनवाएंगे तो ये आपको वो इसका प्रोविजन रखेगा। आपके पास 4 स्टाफ हैं, 4 स्टाफ को मुझे भेजना है, 4 स्टाफ की सैलरी और उनका फ्लाइट टिकट, उसका पैसा प्रोविजन होगा। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। तो ये इसमें कॉस्ट नहीं आती। ठीक है, तो चलें 6,500-7 हज़ार दिरहम आपके लग रहे हैं इनिशियली पर पर्सन, और जो उसकी मंथली कॉस्ट होगी वो शायद 1,000 दिरहम 1,500 दिरहम, विच इज़ वेरी लो। हाँ, डिपेंड करता है, अगर आप उन्हें घर दे रहे हैं रहने के लिए तो आप 1,200 1,800 2,000 तक देते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आपको उन्हें इसके इक्विवेलेंट देना पड़ता है, 400 या 500 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। एक्स्ट्रा देना पड़ता है।
और अगर आप बड़ी पोजीशन पे दे रहे हैं कि मतलब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है वो ज़्यादा लेगा। अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो कि बोलता है कि मैं फैमिली के साथ बाहर रहता हूँ, तो अगर आपके पास प्रोविज़न है उसका, तो आप 3,000 4,000 5,000 तक भी एक्स्ट्रा देते हैं। तो जो नए रेस्टोरेंट्स हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे 2-3 क्या रीज़न होते हैं जो आज भी अगर कोई बंदा खोले और आप कहें कि हाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो क्या क्या आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से रीज़न हैं कि बंदा रेस्टोरेंट चला लेगा? जिसने शुरू किया है उसकी विल। इसीलिए मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, खोलना क्यों है? अगर आपको पता है मुझे खोलना है और आपको पता है कि मेरे को 6 महीने से लेकर एक साल तक मेरे को ये ब्रेक इवन नहीं देगा। रेस्टोरेंट इतनी जल्दी नहीं देते हैं, कुछ एक रेस्टोरेंट दे देते हैं 3 महीने के अंदर भी आपको जो है पैसा ब्रेक इवन के पास पहुंचना शुरू होता है, लेकिन कम कम केसेस हैं। बिकॉज कहीं कहीं पे जैसे कि इन्वेस्टमेंट में भी कुछ चीज़ें जल्दी क्लिक कर जाती हैं, यूट्यूब में भी कुछ एक चैनल कुछ एक वीडियो क्लिक कर जाता है, हाँ। लेकिन ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को 6 महीने से एक साल तक के बीच में मेरे को ये क्लिक नहीं करेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी है तो ये ब्रेक इवन आपको आते आते 3 साल लग जाते हैं। बट वो पूरा वो एक्सट्रीम केस है कि आपने रेस्टोरेंट 4 मिलियन का खोला, मेरे को लग गए थे पैसे कि मतलब मैंने अच्छे से अच्छा इंटीरियर किया, महंगे से महंगी चीज़ें करी, 4 मिलियन तक स्टार्ट लग गया, तो वो 4 मिलियन रिकवर करने में आपको लग जाएगा 3 साल। लेकिन जो बड़ा रेस्टोरेंट की तरफ जाएगा वो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस का कितना काउंट करता है? मतलब बिल्कुल विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोई बंदा आ रहा है तो वो कामयाब हो सकता है? विदाउट एक्सपीरियंस कोई बंदा आ रहा है तो उसे बेबी स्टेप लेने चाहिए और छोटे से ही जाना चाहिए। आप अगर आप ऐसे आते हैं तो अगर आप खुद का रेस्टोरेंट ना भी खोलें, आप काम करें, करके देखें। अगर आपने खुद काम करके खुद देखें। काम करके देखें, रेस्टोरेंट में आप जाइए, जॉब करें। आप उसको ये मत बताएं कि मेरा रेस्टोरेंट खोलना है इसके लिए मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। आप जाइए कि मेरे को काम, मतलब व्हाटएवर, आप कोई ज़रूरत नहीं आपको खाना बनाने की, आप सर्विस कर सकते हैं, आप मतलब कैशियर देख सकते हैं, आप अपना किचन को जो सेटअप करते हैं वो कर सकते हैं, हेल्पिंग का काम कर सकते हैं, वेटरिंग का काम कर सकते हैं, आप उनके लिए सेल्स लीड ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। मैंने ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इवन आप मेरे ख्याल से अगर जनरल स्टोर भी खोल रहे हैं, पेट्रोल पंप भी आप सोच रहे हैं कि गैस स्टेशन खोल लेंगे, तो पहले उस डोमेन में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ काम करेंगे, और जैसे ये होता है ना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बच्चों को साथ में लगाते हैं और अपने ऑफिस में नीचे काम करवाते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि आपको पहले निटी-ग्रिटी तो पता हो ना, थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता हो। बगैर चीज़ों को ना पता हुए और आप डायरेक्ट एक शिप को सेल करने चले जाएंगे, कैप्टन बन जाएंगे, तो वो तो फिर कहीं से बेनिफिशियल नहीं होगा किसी के लिए। ये चीज़ें एक मैं बहुत पहले किताब पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ कहा था कि मतलब उन्होंने जो अपने रिच डैड से जो सीखा, वो उनको देख के, उनकी टीचिंग क्या थी उसको देख के सीखा था उन्होंने। उनके पुअर डैड ने तो नहीं सीखा, उनके पुअर डैड ने सीखा कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करो। रिच डैड ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, बिजनेस शुरू करो, जो अच्छा पढ़ा लिखा उसको नौकरी पे रख लो। तो ये करके देखना चाहिए। दूसरा है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गुजरात के एक डायमंड मर्चेंट थे, उन्होंने ये न्यूज़ में भी आई थी ये चीज़। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि लाइफ कैसे होती है ये देखने के लिए तुम बाहर जाके काम करोगे, यू विल नॉट यूज़ माई नेम, यू विल नॉट यूज़ एनीथिंग, तुम्हें कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। सीवियर इमरजेंसी के लिए तुम्हारे पास कुछ कैश और कार्ड रहेगा, एक फ़ोन रहेगा, लेकिन वो लॉक करके आप अपने कहीं रख दें, उसे आप रीच नहीं करेंगे। आप शुरू करें बेसिक से। उन्होंने उसको बोला कि कुछ महीने करके देखो, कुछ दिन करके देखो, कुछ महीने करके देखो, 1 साल करके देखो। तो उनके बेटे ने करा, उसने मतलब गया, और अब वो बोलता है कि मेरा नाम ABC है, मैं कुछ नौकरी करना चाहता हूँ दुकान पे। वो क्या बोलेगा, ठीक है क्लीनिंग का काम कर दो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं नौकरी पे क्यों रखूँगा। जितने भी पॉसिबल हर्डल्स हो सकते हैं उन्होंने उसको देखा। ये सीखने के लिए, आगे चलने के लिए बहुत है। तो उन्होंने कहा था डायमंड का बिज़नेस है, मैं वो बाद में सीखेंगे, बिज़नेस क्या होता है और काम कैसे किया जाता है, और जो आपके एम्प्लॉय काम करते हैं वो कहाँ से हर्डल्स देख सकते हैं, ज़िंदगी क्या क्या दिखा सकती है वो देखिए। तो ही एक्चुअली स्टेड मंथ्स ऑल टुगेदर विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर मेड श्योर कि ही इज़ सेफ। लेकिन तुम कमाओ, जाके कितना कमा सकते हो, 2000 कमा के देखो, 2000 में क्या कर लोगे। 1000 कमा के देखो, 1000 में क्या कर लोगे। खाना घर से मिलेगा नहीं, कपड़े घर से मिलेंगे नहीं, पापा का पैसा है नहीं, गाड़ी है नहीं, काम करके देखो। ये जो ग्रोथ मिलती है, ये जो सीखने मिलता है, विद ऑल सेफ्टी यस, बट ये इज़ प्राइसलेस। यही तरीके से अगर आप बिजनेस में आप घुसना चाहते हैं,
अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे को रेस्टोरेंट का काम नहीं आता है, ओके, अंडरस्टैंडेबल, एक्सपीरियंस इट। आप रेस्टोरेंट में बैठिए, घंटों तक बैठिए, आप रेस्टोरेंट के पास में बैठिए। अगर आपको रेस्टोरेंट में बैठने नहीं देता, कोई बोलता कि तुम कुछ कितना खा पी रहे हो, डेली चले आते हो, क्यों, ऐसे सवाल पूछे, आप बाहर बैठिए, दूर से देखिए उनको। तो उसमें जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस करें, रेस्टोरेंट को नहीं, रेस्टोरेंट के बिजनेस को, ये दोनों चीज़ें दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप ध्यान दीजिए कि आप आए रेस्टोरेंट में, अगर आप रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस करने आएंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे, आपने ऑर्डर दिया, आप बैठेंगे, अपना फ़ोन चाहे फ़ोन देखेंगे, आपने किसी को कॉल कर देंगे, आप मेनू दोबारा पढ़ लेंगे, खाना आ जाएगा आपका, आप खाना खाएंगे। जो भी एक्सपीरियंस करना है, सर्विस, फूड, लिनन, बेड, एसी, सॉरी अपना टेबल चेयर, एसी, द एम्बियंस, एवरीथिंग, ओके। पैसे दिए आपने, कैसे कैसे दिए, कैश दिए, कार्ड से दिए, क्लियरेंस हुआ, चेंज आ गई, ऑल गुड, आप चले गए। ये रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। आप वहाँ बैठे, आप ये देखिए टेबल हिलती तो नहीं है, आप ये देखिए कि टेबल डज इट लुक अनहाइजीनिक, आप ये देखिए कि आप जहाँ बैठे हैं वो चेयर कितनी कंफर्टेबल है, अच्छा ये चीज़ें मतलब बहुत, ये यहाँ पे आती है जो मैंने आपको एक बात कही थी पहले, बिरयानी बनाने एग्जाम्पल फिनेस की। रेस्टोरेंट्स में चेयर नहीं रखी जाती इसलिए कि वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे कोई बैठ सके। रेस्टोरेंट चाहता ही नहीं आप 5 घंटे बैठे। रेस्टोरेंट के लिए एक चीज़ होती है टर्नओवर टाइम। लंच टाइम होता है 3-3.5 घंटे का, सही, उसमें रेस्टोरेंट चाहता है मेरे को एटलीस्ट 2 टर्नओवर मिल जाए। ठीक है, मतलब एक बंदा बैठे, वो चला जाए, मैं रेस्टोरेंट टेबल साफ़ करके दोबारा किसी बंदे को बैठाऊँ, ये हो जाए। 3 मिल गया तो बहुत बढ़िया। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि मैकडोनल्ड्स के जो टाइल्स लगे हुए होते हैं, उनकी जो ग्राउटिंग होती है वो ब्लैक कलर से होती है, क्योंकि वो अगर वाइट करेंगे तो वो बहुत जल्दी गंदे होंगे, तो उसकी ग्राउटिंग ब्लैक कलर से होती है ताकि वो अगर गंदे हो भी जाएँ तो पता ना चले। तो ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं। बहुत ज़्यादा ये वो माना जाता है। मतलब एक इसी का एक एग्जांपल है, एक डेक्कन एयरवेज करके एक कंपनी थी विच वाज अ बजट एयरलाइंस, बाद में उसे बेच दिया, कैप्टन गोपीनाथ की थी वो लोग वो जो है कोशिश करते थे कि मेरे को अपनी जो मैंने अपने जहाज़ हैं मैं उसी को रीयूज़ कर लूँ और मुझे उसको उसके ऊपर पेंट से अपना नाम ना लिखवाना पड़े। अब ठीक है, तुम हवाई जहाज़ की कंपनी चला रहे हो पूरी एयरवेज, और तुम ये देख रहे हो कि मुझे पेंट ना बर्बाद हो, नाम ना लिखना पड़े उस पर। तो डेक्कन एयरवेज का जहाज़ अगर दूसरी जगह यूज़ करता हूँ मैं, यही वाला वहाँ यूज़ कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरा खरीद के वहाँ पे चलाऊँ। वो इसको अवॉइड करते थे। तो ये जहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक बहुत मैं कहीं पे पढ़ रहा था लिंक्डइन पे कि जो गेटी ऑयल्स एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो उसके ओनर थे, वो मीटिंग के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, कुछ बिजनेस मीटिंग थी, और वो एक रेस्टोरेंट पे आए, तो उन्होंने टाइम देखा, एक 9:30 हो रहा, तो उन्होंने कहा था एक काम करेंगे, लेट्स टेक अ वॉक और हम आके खाना खाएंगे। तो दोस्तों ने कहा नहीं यार, अभी बैठते हैं, 9:30 हो गए, सब लोग तो आ गए, हम लोग बिजनेस की बातें कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं अभी नहीं करेंगे, हम 10 बजे करेंगे। क्यों, मतलब क्या वजह है? मुझे नहीं घूमना, मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा था कि इस रेस्टोरेंट में ना एक सिटिंग के लिए एक कवर चार्ज लगता है, वो 10 बजे के बाद नहीं लगता। अच्छा। $1 का कवर चार्ज है। अच्छा। ही एट दैट टाइम ही वॉज रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिका। उनके ऊपर एक वो भी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसमें ये बोला गया था कि ही वॉज नॉट द रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिका, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही वॉज नॉट द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जितनी हिस्ट्री होती है उनमें भी रिचेस्ट था ये $1 के कवर चार्ज के लिए नहीं जाना चाहते थे, उसमें आधे घंटे बाद घूम के आएंगे। तो अगर आप छोटी छोटी देखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें करते करते बहुत बड़ी हो जाती है आगे चल के। ये बिल्कुल सही बात है जो ग्राउटिंग उसकी वो करी जाती है, क्योंकि गंदी नहीं दिखती जल्दी। आप देखिए कि जो कैशियर है वो कैसे मैनेज कर रहा अपना, वो हाउ मेनी थिंग्स ही हैज़ टू मच डिस्ट्रैक्शन और ही इज़ मैनेज। उसका काउंटर कहाँ रखा गया है, कैशियर को ऐसे नहीं किसी भी कोने में रख दिया जाता है, उनको एक स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया जाता है। आपके जो वेटर हैं, आपका ऑर्डर लेने से पहले और ऑर्डर लेने के बाद वो क्या कर रहा है, हम लोग बेसिकली इनविजिबल हो जाते हैं उनके लिए। आप नोटिस करिए वो कहाँ खड़ा हुआ, इज़ ही स्लाउचिंग और इज़ अटेंडिंग। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो खाना कितनी देर में आता है, नोटिस करें इन चीज़ों को। अगर मैं पूरा खाना मंगाता हूँ तो स्टार्टर मंगाता हूँ, तो चाय मंगाता हूँ, तो स्टार्टर स्नैक्स मंगाता हूँ, तो कितनी देर में आ जाते हैं। अच्छा, ये कुछ कंट्री स्पेसिफिक कल्चर भी होता है। अभी हम लोग अज़रबैजान गए हुए थे, वहाँ मैंने एक चीज़ नोट की,
वहाँ पर वो लोग कहीं चले जाएं, 5 स्टार होटल चले जाएं या रेगुलर रेस्टोरेंट चले जाएं, कहीं चले जाएं आप, वहाँ पर जो चीज़ तैयार हो जाएगी वो लेके आ जाएंगे टेबल पे। अब 5 लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, उनके पास लेट से आपने बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है या शवरमा ऑर्डर किया हुआ है, और चाहे मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि 5 स्टार होटल में भी यही हुआ, और इवन जो रेगुलर रेस्टोरेंट है कि जो चीज़ तैयार हो गई वो पहले लेके आ गए, और जो चीज़ नहीं हुई तैयार वो एक बंदा ख़त्म भी कर चुका है और वो टेबल पे अभी तक सर्व नहीं हुई भी है। ये कुछ आपका कंट्री कल्चर से भी रिलेट करता है, हालांकि ये ऑफ कोर्स सही चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। ये अगर कल्चर से रिलेटेड चीज़ें ऐसी, जैसे इंडिया में गोवा है। गोवा में अगर आप घूमने जा रहे हैं और आप कहीं पे भी खाना खाने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत रिलैक्स होके खाना आएगा। आप भले ही एक गिलास पानी भी मांगे वो भी लेट आएगा। खाना बन रहा है, बन के आएगा इत्मीनान से। आपके पास ऑर्डर लेने वाला बंदा भी लेट आएगा और खाना भी आपका लेट आएगा, बिकॉज वहाँ पे आदमी आया ही रिलैक्स करने के लिए है। अगर आप किसी शैक में जाके खाना खाएंगे, वहाँ ज़्यादातर शैक्स होते हैं, तो आप शैक में जाके खाना खाने इत्मीनान से बन के आएगा, कोई जल्दी नहीं है, ना बनाने वाले को, ना सर्व करने वाले को, और खाने वाले को भी नहीं है। वो तो आया ही वहाँ घूमने के लिए। सही 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 सही। लेकिन ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन अ फास्ट प्लेस एरिया लाइक दुबई को। मतलब आए हैं तो विद इन मतलब 15 सेकंड से पहले मेरे को अटेंशन मिलनी चाहिए, मिल जाती है। और अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो पहले मिनट में आप लूज़ कर देंगे उस कस्टमर को। हाँ सही बात है, बिल्कुल। दुबई में ये चीज़ एक मिनट अगर किसी कस्टमर ने वेट कर दिया तो ये तो इट्स लाइक मतलब गुनाह कबीरा। आप कहाँ, आप 1 मिनट वेट कर लिया उसने। हाँ सही बात है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल सही। इसीलिए बड़े रेस्टोरेंट्स में इसके लिए होस्टेस को रखा जाता है। आप जैसे ही पहुँचेंगे, आप सिर्फ रेस्टोरेंट को देख लें एक इंटरेस्ट भरी नज़र से, आपके पास कोई बंदा आ जाएगा, वुड यू लाइक टू कम इन, वुड यू लाइक टू टेक अ लुक एट द मेन्यू। वो हुक है, वहाँ से वो बंदा हुक करेगा कि क्या है, कैसा है, क्या खाना चाहेंगे। नहीं मैं तो बस मेनू देख रहा था। कोई बात नहीं, मेनू देखिए, आइए अंदर आइए। मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पर जो केरला से जो लोग हैं इंडिया से, उनके बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसके क्या स्पेसिफिक रीज़न है? कुछ इसका कोई साइंस है इसके पीछे कि इतने ज़्यादा वो सस्टेन कर पाते हैं अपने रेस्टोरेंट्स को? क्योंकि वो जो स्टार्ट करते हैं बहुत कम बंद होते हैं। मैंने पाकिस्तानियों को देखा है, इवन इंडियंस को जो बाकी रीजन से हैं उनको देखा है, लेकिन ये लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करते हैं। कोई स्पेसिफिक रीज़न है? रीज़न इसका सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का है। आपके पास यहाँ बंदे बहुत हैं जो उसको को खाने को पसंद करते हैं, और यहाँ पे वो रेस्टोरेंट खुल रहा है जो देना चाहता है। अगर सप्लाई है और डिमांड उतनी बन रही है, अब ज़रूर वो रुकेगा। अगर आप उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी मैं देखता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होती है। वैसे तो आप कराची दरबार में अगर आप खाना खाने जाएँ तो आपको मतलब पूरा बिरयानी मिल जाएगी 10 दिरहम से कम में। लेकिन कराची दरबार पाकिस्तानी नहीं चला रहे मेरे ख्याल से। ये भी तो मसला है। ये बात भी सही है। इसीलिए मैंने आपको बिरयानी का एग्जांपल दिया था कि जो बिरयानी बनाने के लिए फिनेस चाहिए। अब आप बिरयानी 10 जगह खाएंगे, 10 जगह की सिर्फ पाकिस्तानी बिरयानी 10 जगह अलग अलग निकलेगी। आप बोलेंगे मुझे पेशावरी कढ़ाई खानी है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इकबाल होटल करके एक था। अच्छा, अब वो बंद हो गया शायद। इकबाल होटल दुबई में कहीं था, बर दुबई में था। ये था मॉल ऑफ अमेरत के ठीक बगल में। अच्छा ओके। अब वो बंद हो गया। अच्छा। मैं वहाँ से निकला तो मैंने कहा यार ये तो वो, यहाँ उन्हें मैं 2 राउंड लगाया मैंने वहाँ पे, था तो ये तो कुछ और ही नाम लिखा। मैंने उन्हीं को कॉल कर दिया, मैंने कहा ये आपने अपना ब्रांड चेंज किया, यहाँ इकबाल होटल था। तो उन्होंने कहा था इकबाल होटल नहीं यहाँ कोई नहीं है। हाँ। उसने एक फ़ोन पे किसी से पूछा यार इकबाल होटल किधर है? अरे पहले यहीं हुआ करता था। अच्छा। तो उसने कहा तो जनाब मैं 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं भी 8 साल के बाद इस तरफ आ रहा हूँ। लेकिन मुझे 8 साल पहले का पेशावरी कढ़ाई आपकी खाई हुई याद है, वो मज़ेदार थी। मतलब मैं भूला नहीं उसे, मैं वापस आके खाना चाहता था। लेकिन मैं इस तरफ आया ही नहीं। आया भी तो मतलब बिजनेस के काम से आया या जल्दी में निकल गया कि वहाँ पे आने के लिए मुझे। अब दुबई की एक तो गाड़ियों का मतलब रोड्स का बड़ा मसला है। अगर आपने कोई टर्न मिस कर दिया तो आप 1.5 किलोमीटर बाद घूम के आना पड़ेगा आपको उस जगह के लिए। बिल्कुल। एग्जिट एक मिस कर दिया तो फिर जैसे आपने देखा होगा मीम्स बनी हुई है, बंदा गाड़ी चला रहा है, एक अरे ये वाला मेरा मिस था तो अगला ठीक है अगले से ले लेंगे, कहाँ के कतर, ऐसा मीम्स बनती है इस टाइप की। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स 2000 दिरहम्स जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूएई की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैं इतने टाइम में अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल पे लाऊंगा, या एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा इतने टाइम के बाद कि मैं इसे आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ।
वो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा 6 महीने रखें। 6 महीने के बाद में अपने आप को असेस करें। इसके में आता है फिर आपने मार्केट रिसर्च करनी है, या तो खुद कर लें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गो एंड एक्सपीरियंस द रेस्टोरेंट बिजनेस, नॉट रेस्टोरेंट। इसमें आ गया फिर आप कौन से टाइप का रेस्टोरेंट करना है, एक फिजिबिलिटी स्टडी कर लें, खुद करें नो प्रॉब्लम, किसी प्रोफेशनल से करवा लें वो भी नो प्रॉब्लम। अगर आप खुद करते हैं तो आपकी कॉस्ट अराउंड 2000-3000 में आपको बार बार जाना हो गया रेस्टोरेंट में, असेस करना हो गया, उसको वैलिडेट करवाना हो गया, या आप किसी प्रोफेशनल से करवा लें जो कि 10,000 में हो जाती है। अच्छा, 10,000 दिरहम में मतलब वो आपको मार्केट रिसर्च और फिजिबिलिटी स्टडी दोनों करके दे देंगे। अच्छा, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यार काम हो भी सकता है, या जो मैं सोच रहा हूँ वो हाँ, वैलिडेशन जो है। मैं सोच रहा हूँ वो पेपर पे कैसा दिखेगा, सही। क्योंकि जब तक आपके पास विजिबिलिटी नहीं होगी आप इसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये चीज़ पर्सनल फाइनेंस में भी है। अगर आपके पास विजिबिलिटी नहीं, आप नहीं पता कि क्यों पैसे बचाना चाहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस पैसे को, वो बैंक में ही पड़ा रह जाएगा। फिर आता है बिजनेस प्लान बनाएं, अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखें कि भाई मैंने कर तो ली वो, अब मैं आगे जाऊंगा तो मुझे 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 1 मिलियन लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक रेडी करें। ये सब सिर्फ पेपर पे अभी हो रहा है। एक ऑपरेशनल प्लान बनाएं। आप अपने जोनिंग लॉस को समझें कि कहाँ पे आप कौन से टाइप का रेस्टोरेंट, हर जगह आप हर टाइप का रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। उसके बाद आप देखें मेरी कंपटीशन डेंसिटी कितनी है। मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ ऑलरेडी 10 मालाबारी रेस्टोरेंट्स हैं और मैं एक और मालाबारी रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, आप गलत कर रहे हैं। आप एक जगह जा रहे हैं कि लेकिन इसका एक दूसरा भी है, आपने कभी देखा होगा जहाँ पे भी एक मैकडोनाल्ड है उसके बगल में या तो एक KFC होगा या एक बर्गर किंग होगा। हाँ। दोनों एक ही चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन उनका ये करने का तरीका ये है कि जहाँ पे कोई बर्गर खाने आ रहा है तो वो बर्गर खाने आ रहा है, हो सकता है दूसरे के पास भी चला जाए। तो ये दोनों अपने क्लाइंट्स को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, अपने फॉलोअर्स को। ये वो है। लेकिन अगर उसी जगह पे 10 बर्गर के आउटलेट हैं तब ये कोई भी कमा नहीं पाएगा, या अगर कमा पा रहा है तो फिर लोगों को पता है ये दिस प्लेस हैज़ बिकम अ बर्गर हब, तब मैं आऊँगा, तब मैं सब जगह खा सकता हूँ। जैसा कि यूजुअली यहाँ पे होता है, आपके सिनेमा हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स के ऊपर में जो ईटिंग जॉइंट्स होता है, वहाँ पे ये हो जाता है कि एक ही जगह में कई टाइप सिमिलर टाइप के फास्ट फूड जैसे खाने एक ही जगह मिल जाते हैं। सही। इसके बाद में आप देखें कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे जाएंगे, आप मेनलैंड में जाएंगे कि आप फ्री जोन में जाएंगे। दोनों जगह पे अपने अपने प्लस एंड माइनस हैं। मेनलैंड महंगा है, फ्री जोन सस्ता है वीज़ा लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन फ्री जोन वाला आपको मेनलैंड में आके बिजनेस करने नहीं देगा। ठीक है। मेनलैंड वाला आप कहीं भी खोल सकते हैं। मतलब आपके पास फ्री जोन का लाइसेंस होगा, लेकिन वो तो आप जब रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या करने वाले हैं। तो उसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से ज्यूरिसडिक्शन में खोलेंगे, क्योंकि दोनों की कॉस्ट अलग है। ओके। फिर आप ये होने के बाद में आप जब आपने कॉस्ट अब आपको पता कहाँ खोल लिया, अब आपको इजारी चाहिए होगी। इजारी की कॉस्ट शुरू हो जाती है वहाँ से, एनीवेयर बिटवीन 30,000 एनुअल से लेके 4 लाख तक कुछ भी हो सकता है। ये रेंट पे डिपेंड करता है। ये रेंट पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, और आपका कैसा नेगोशिएशन रहा है इसको इजारी बनाने के टाइम पे लैंडलॉर्ड के साथ में। अच्छा, तो रेंट, क्योंकि वो तो परसेंटेज ऑफ रेंट होता है ना इजारी की कॉस्ट वो है, लेकिन आपका जो शुरुआती कॉस्ट है यहाँ से शुरू अच्छा, हो गई, टोटल जो कॉस्ट है। सही। यहाँ से शुरू हो गई है। इसके बाद में आपको DD से NOC लेनी पड़ती है, वो सस्ती है। फिर आपको DD में और दुबई म्यूनिसिपैलिटी दोनों जगह पे रजिस्टर करवाना पड़ता है अपनी कंपनी को। फिर आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है और एक फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, दोनों अलग होते हैं। ये करीब 15,000 से लेके 50,000 तक चला जाता है इन सारे पेपर वर्क में। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आप इंटीरियर एंड फिट आउट, ये एक मोटा खर्चा है। इसमें आपको डिज़ाइन करवाना पड़ता है रेस्टोरेंट का, आपको अलग अलग आपको वाटर लेआउट बनवाना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल बनवाना पड़ता है, फ्लोर लेआउट बनवाना पड़ता है, अप्रूव करवाने पड़ते हैं। इसके बाद आप अपने इनको कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। इसमें मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को ना दें, क्योंकि वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप अलग अलग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर को खुद हायर करें और उनको इवेलुएट करके और दें कि वो सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला बाद में आएगा, फ्लोर वाला पहले आ जाएगा। ये आप चीज़ें उनकी टाइमलाइन के साथ में बात करें, क्योंकि अलग अलग आप कॉन्ट्रैक्टर को आप अगर हायर करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बना रहता है डिलीवर करने के लिए। सही सही। इसमें आपके करीब डिपेंड करता है 75,000 75,000 से लेके 3 मिलियन तक कुछ भी खर्चा जा सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, फुल सर्विस है, कैफेटेरिया है, या फिर डिलीवरी ओनली आउटलेट है, इन पे डिपेंड करता है।
फिर आपके सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी अप्रूवल्स आ जाते हैं। दुबई म्यूनसिपैलिटी का दुबई सेफ्टी से लेना पड़ता है, अगर अबू धाबी में तो अडाफ्सा से लेना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, किचन के लेआउट अप्रूवल करवाने पड़ते हैं, फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है। जो भी आपके पास आ रहा है उनके पास में एक बेसिक फूड हाइजीन होना चाहिए, प्लस एक दुबई म्यूनसिपैलिटी एक और वो बोलता है कि आपके पास एक PIC होना चाहिए, पर्सन इंचार्ज, उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है, वो आपको दिलवानी पड़ती है, 900 दिरहम की होती है वो। फिर फायर सेफ्टी होती है, वो क्लियरेंस लेना पड़ता है, हेल्थ अप्रूवल लेने पड़ते हैं, इनकी मेडिकल वगैरह करवाना पड़ता है बंदों का, स्टाफ हायरिंग करवाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेते हैं, फिर आप अपना मेनू बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, बंदों को हायर करते हैं, सप्लाई चेन को सेट करते हैं। इन सब को करने के बाद आप रेडी होते हैं रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। तब तक आपका फिट आउट रेडी हो चुका होता है, ये बैक एंड में चल रही होती है चीज़ें। ये करने के बाद में आप अपना मार्केटिंग के जो स्पेंड आपने बिजनेस प्लान में सेट किया था वो आप करें। सोशल मीडिया वगैरह आजकल ज़्यादा चलता है, तो ये कॉस्ट कम है, करीब 7-8 हज़ार से लेके आप 1 लाख तक कहीं भी ले जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, SEOs हो गए, आप बंदों को हायर करते हैं। और आप इसको कैसे लॉन्च कर रहे हैं, आप इसके लिए ये कर देते हैं, आप इसको स्टेप वाइज करते हैं कि मैं अभी ज़्यादा करूँगा मेंटेन इसका मार्केटिंग, बाद में ये फेस आउट करूँगा, और बाद में मैं जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होंगी, सर्दियाँ आने वाली होंगी, सब अक्टूबर से मैं इसको फिर से बढ़ाना शुरू कर दूँगा। आप ये प्लान करते हैं। सही। फिर आप एक सॉफ्ट ओपन करते हैं। सॉफ्ट ओपनिंग अगर आपकी हो गई तब आप इसे ऑडिट करते हैं। 3 हफ्ते से 1.5 महीने के बाद में आप ऑडिट करते हैं इस चीज़ को कि हमने जो सॉफ्ट ओपनिंग करी क्या गलतियाँ थी, मेंटेनेंस जो हमें कुछ करवाना है, हमने अभी फिट आउट करवाए हैं, कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रही है, कहीं पे हमने जो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जहाँ पे आ रही थी, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैंने देखा कि हमने उनसे फ्रेश वाटर जो आ रहा था, पानी पीने का पानी, वो सारे टैप्स में, सारे किचन में हर टैप में इक्वल फोर्स पे नहीं आ रहा था, तो हमें शुरू से ही फोर्स उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने जो प्रोजेक्ट किया था वो प्रोजेक्शन की जो हमने सोचा था कि 10 टैप्स हैं, उसकी जो है एक वाटर प्रेशर से आएगा, उतने पे नहीं आया, क्योंकि पहले के 2 टैप अगर खुल गए तो आखिर के 2 टैप में बहुत कम पानी आता था। अच्छा, सही। तो ये ऑडिट करिए, रीअसेस करिए, कुछ चेंज करना है उसे चेंज करिए, देन गो फॉर अ फुल फ्लेज्ड ओपनिंग। राइट। तो सॉफ्ट ओपनिंग के लिए आपको करीब आधा ही स्टाफ चाहिए होता है। अच्छा। तो यू कैन ऑल्सो से कि मेरे को पहले दिन अपना फुल स्टाफ नहीं चाहिए। और उसमें आपको कोई मार्केटिंग करने की उस वक्त तक जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केटिंग कर दी तो फिर रश भी हो जाएगा। तो आप मार्केटिंग आपको थोड़ी तो करवानी पड़ेगी, वरना बिल्कुल ही रश नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। अगर आप इसी चीज़ पे आप डिपेंड करेंगे कि भाई कोई अगर आते हुए देख लेगा मुझे, मेरे को रेस्टोरेंट में आ जाएगा, तो फिर वो तरीका नहीं है, आजकल का तरीका नहीं है। अच्छा, ये पुराना तरीका है, जैसे कि पुराने होटल्स करा करते थे। होटलों के पहले ऐड नहीं आते थे, कोई होटल, वो आप ट्रैवल एजेंट से बुक करिए और आपको होटल दिख जाएगा, बिग बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, वही होता था। आजकल तो होटलों के व्हाट्सअप आते हैं। हाँ, सही बात। उनकी तो फेसबुक का अकाउंट होता है, व्हाट्सअप के, जैसे आपका और मेरा है फेसबुक का अकाउंट है, उनका भी होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो जो हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब इसमें काफ़ी डिलीजेंस चाहिए होती है। एट द सेम टाइम हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि एक चीज़ होती है क्लाउड किचन, जो कि रिमोट किचन कह सकते हैं आप, हम उस पर भी अगर बात करें तो वो एग्जैक्टली किस तरह से काम कर रहा होता है? ये 3 टर्म यूज़ की जाती हैं इसके लिए, क्लाउड किचन, घोस्ट किचन एंड डार्क किचन। ये तीनों एक ही चीज़ के लिए बोला जाता है। ये तीनों बिजनेस होते हैं जिसमें कि आपके पास एक वर्किंग किचन है, ये किचन आपको डिलीवरी देगा, ये किचन आपको आपका प्रोडक्ट देगा। इस प्रोडक्ट को आप अपने ही यहाँ बेच रहे हैं तो आपका एक्टिव किचन हो गया, आपका रेस्टोरेंट हो गया। इस किचन को आप अपने किसी दूसरी लोकेशन पे बेच रहे हैं, जिसे सैटेलाइट किचन बोला जाता है, तो वो सैटेलाइट किचन सिर्फ डिलीवरी ओनली है, या सिर्फ फिनिशिंग करेगा, खाना गर्म करेगा, खाने को, बिकॉज क्लाउड किचन से जब खाना भेजा जाता है तो हमें उसे उसकी जो कोल्ड चेन होती है, कोल्ड चेन को मेंटेन करना पड़ता है। खाना बना फिर ठंडा होगा, इसके लिए हम स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ब्लास्ट चिलर एंड ब्लास्ट फ्रीजर्स। खाने को ठंडा करेंगे, 5 डिग्री से नीचे ले आएंगे, और तब ये खाना वहाँ से पैक होके आपके आउटलेट तक आएगा जहाँ पे आपको बेचना है। वो खाना बनाया भी हो सकता है, बटर चिकन भी हो सकता है, वो सैंडविच भी हो सकता है, वो सैलड भी हो सकता है। ठंडा खाना आपके पास पहुँचेगा, आप इसे रीहीट करके बेचेंगे। सही। तो जो आपको बेचेगा, कुछ खाने में जैसे कि आपको कुछ और प्रिपरेशन चाहिए होती है, जैसे पास्ता हो गया, पास्ता बॉयल पास्ता ठंडा, सॉस ठंडा सेपरेट, गार्निश ठंडी सेपरेट। अब ये जहाँ जाएगा वो तीनों, इसको पास्ते को रीब्लांच करेगा, गर्म करेगा,
और पास्ता को पहले सॉस गरम करेगा, उनको टॉस करेगा, चीज़ डालेगा, गार्निश करेगा और पैक करके आपको दे देगा या आपको प्लेट पे डाल के दे देगा। सही। अच्छा चलें, ये तो सारा फिजिकल किचन्स की हमने, फिजिकल रेस्टोरेंट्स की बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे क्लाउड किचन की, क्योंकि मैंने कुछ अर्से पहले से ये टर्म यूज़ होता हुआ सुनी है, हालांकि किसी फॉर्म और शेप में ये पहले भी होते थे। ये करीब 15 साल पुराना टर्म है, 15 टर्म से भी 20 पुरानी साल है? अच्छा। 15 साल पुरानी टर्म है। ये बिजनेस वर्टिकल ही नया है। 15 साल तो बिजनेस के अगर आप टाइमलाइन देखें नहीं, मैंने तो क्लाउड किचन जो मैंने सुनना शुरू किया वो कोई 3-4 साल पहले से सुनना शुरू किया, प्रॉब्ली उससे पहले से होगा, लेकिन सुनना एटलीस्ट कोरोना वो के बाद। कोरोना के बाद। हाँ, तो इसका क्या बिजनेस केस है और इसका क्या पूरा सिनेरियो बनता है? देखिए बहुत काफ़ी पहले अमेरिका में शुरू हुआ था ये। तो बिजनेसेस को जो बिजनेस पेन्स होते हैं रेस्टोरेंट्स के, उनमें से एक सबसे बड़ा बिजनेस पेन होता है रेंट का। कहाँ खोलें? आपको वहाँ खोलना पड़ेगा जहाँ पे लोग हैं। जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ महंगी हैं। आप जितना बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे उतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जितनी चीनी डालोगे उतना महंगा होगा और जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये जो अपने बड़ी जगह है बड़ा रेंट, प्राइम जगह है प्राइम रेंट। अब आप इसको कैसे डील करें कि भाई मुझे बिजनेस भी करना है, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि इतना रेंट दे दूँ कि मैं पैसा कमा ही ना सकूँ। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज जब आप खोलते हैं रेस्टोरेंट में ट्रेडिशनल जो थॉट है कि हमारे पास किचन होना चाहिए, बैक एरिया में, फ्रंट एरिया में सर्विस होनी चाहिए। कितनी जगह होती है? करीब 35% के आसपास रखा जाता है किचन का, 65% करीब फ्रंट एरिया होता है रहने के लिए। सही है। अब आप यहाँ पे आपने बांट दिया इसे। बांटने के बाद आप जो ऐसे बोलते हैं कि मैं अब आप बोलते हैं कि मैं और कुछ बढ़ा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। कोई बोलता है कि आप डिलीवरी शुरू कर दें। एक और होता है कि आप आउटसाइड एरिया की सिटिंग का देखें, जो कि दुबई में सिर्फ 6 महीने चल सकता है, 5 महीने करीब चल सकता है। अच्छा मौसम तो उतना ही होता है, लोग 7 महीने भी चला अच्छा, इस चीज़ पे मैं ज़रा क्विकली ये पूछूंगा आपसे, जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आप लाइसेंस लेते हैं फुटपाथ को कवर करने के लिए, ये आपको 12 मंथ्स का लेना पड़ता है या मंथ का भी ले सकते आपको हैं? मिलता है 12 मंथ के लिए लेना पड़ता है, लेकिन आप यूज़ बिठा नहीं उसको सकते। 6 महीने के लिए करेंगे? जी। अच्छा, ये बड़ा वो कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं इस चीज़ को जी। गवर्नमेंट। सही। क्योंकि वो तो रेंट पे जा रहा है। अगर आप रेंट उस एरिया का ले रहे हैं तो आप उस एरिया को सिटिंग एरिया के लिए बनाएंगे, आप कुछ कवरेज करेंगे, उसमें फ्लावर वगैरह कुछ पॉट्स लगाएंगे, आप उसे कैनोपी लगाएंगे। तो इसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा। वो सेटअप आपको अलाउ करेंगे तो वो एरिया आपने कवर कर लिया, तो वो उसको एज अ रेंट जाता है। सही। अमेरिका में जो रेंटल इश्यूज थे उसको एक वहाँ पे वैक्यूम बन गया इस चीज़ का कि अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो रेस्टोरेंट में आपके पास 35% का किचन है और 65% का रेस्टोरेंट। आप कितना पुश कर देंगे उसको कि मैं 30-70 कर लूँगा, कोई 40-60 करना चाहता है। डिपेंड करता है कि आप कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका किचन वो है। अगर आप फुल सर्विस रेस्टोरेंट करना चाहते हैं जिसमें कि आप बहुत स्पेशलाइज इक्विपमेंट के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कई जगह पे लोग आप जाते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के हिसाब से करते हैं। मतलब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो पानी पूरी है, अगर आप लोगों को कैसे पता पानी पूरी होती है, अंदर में आलू भरा होता है, उसके ऊपर से पानी डाल के देते हैं। लेकिन आप पानी पूरी को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो आपकी पानी पूरी है वो एक छोटी सी फ्लैट डिश के जैसी है, उसके ऊपर एक बबल रखा हुआ है। बबल ग्रीन कलर के पानी का बना हुआ है, उसके अंदर में एक दही का एक छोटा बबल के अंदर में एक और बबल है, और ये पूरी पानी पूरी है। आप इसे खाएंगे तो आपको क्रिस्पी पानी पूरी भी मिलेगी, बबल फट जाएगा, वो पानी हो जाएगा, उसके अंदर में दही का बबल होगा, वो भी फट जाएगा, तो पूरा पानी पूरी का टेस्ट आ जाएगा। उसके अंदर में आलू भी होगा। अच्छा। तो अगर आप स्पेशल ये मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी में होता है, मैंने ये भी काम करा हुआ है। अच्छा। तो इसमें अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको स्पेशलाइज इक्विपमेंट भी चाहिए। अगर आप कुछ चाहते हैं मैं कुछ रोस्ट करूँ अपने किचन में, तो आपको ओवन्स चाहिए होंगे, तो ओवन रखने की भी जगह चाहिए होगी। तो आपके किचन बड़े हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, सिटिंग एरिया छोटा हो जाता है। तब आप कोशिश करते हैं मैं डिलीवरी करूँ, मैं बाहर का एरिया लूँ, लेकिन वो भी पूरा साल नहीं हो सकता है, लेकिन रेंट आपको पूरे साल का जाएगा। तो वहाँ पे ये जो गैप बन रहा था, तो इस गैप को फिल करने के लिए कुछ कंपनियाँ आई, उन्होंने कहा कि हम आपको जो है कुछ चीज़ें रेडी करके दे देंगे, बना के दे देंगे। आप अपने यहाँ टर्की सर्व करना चाहते हैं रोस्टेड, मैं आपको रोस्टेड टर्की बनाए दे दूँगा। आपका रेस्टोरेंट 11 बजे खुल रहा है, मैं आपको 10:30 बजे रोस्टेड गरम टर्की ला के दे दूँगा। आपको सैंडविच बनाने हैं, आपको अपने पास ओवन रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा जो है सैंडविच जो है बनाए दे सकता हूँ। आप सिर्फ एक डिस्प्ले किचन रखें अपने पास, जो आपको आपके लिए स्पेसिफिकेशन है, ये सॉस लगना चाहिए, ये फिलिंग होनी चाहिए, इतनी रोस्टिंग होनी चाहिए, स्लाइस इतनी मोटी होनी चाहिए, ब्रेड यही टाइप की होनी चाहिए, ये सब है, तो मैं आपको वो करके देता हूँ। ये बैक ऑफ द हाउस किचन हो जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने उस कंपनी का ही नाम रखा क्लाउड किचन।
तो वहाँ से ये नाम भी शुरू हुआ। सही। तो ग्रीन समिट और क्लाउड किचन ये 2 बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने ये शुरू किया था। अच्छा, क्लाउड किचन कंपनी का नाम भी था? कंपनी का नाम उन्होंने रखा क्लाउड किचन, बिकॉज कि ये किचन दिख नहीं रहा है, हम्म। ये कहीं पे एक उन्होंने एक अच्छा, ये कंपनी का नाम इटसेल्फ क्लाउड किचन है, मतलब आज भी ये है कॉन्सेप्ट भी है? वो कंपनी आज भी है। आज हाँ, मैं सुना अबू धाबी के अंदर है मेरे ख्याल से, यहाँ पर उसका उनका नाम जो। ही है क्लाउड किचन। अच्छा 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 अच्छा, ओके। और ये कॉन्सेप्ट वैसे भी है, मतलब वैसे भी लोग बनाते हैं अपना क्लाउड किचन? हाँ, लोग बनाते हैं। इन्होंने अभी बिजनेस हो गया। फॉर एग्जांपल आप आज भी जाते हैं तो आप फोटो कॉपी नहीं कराते, आप जेरोक्स कराते हैं। आप सही 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 सही। हाँ, वो इंडिया में ज़्यादा टर्म है ये वाली, जीरोक्स वाली। वैसे पाकिस्तान में इतनी नहीं है, फोटो कॉपी कहते हैं उसको, फोटो कॉपी लेकिन कहते हैं, मैं इंडिया में ज़्यादा सुनता हूँ कि वो जीरोक्स जेरोक्स करवाते हैं। तो सबको अब मुझे बहुत बाद में पता चला कि उसका जेरोक्स कराना नहीं बोलते हैं, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। सही 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 सही। अच्छा, तो फिर क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या एक्सपेंस आता है अगर कोई करना चाहे इसको, और उसके लिए क्या एक्सपीरियंस? क्लाउड किचन इज अनदर, इसका जो इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो गया कि क्लाउड किचन आप करीब 30% कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेंट क्लाउड किचन खोल सकते हैं। अच्छा। 30% पे। सही। क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें इसमें जो रेस्टोरेंट के लिए जो लाजिम है यहाँ नहीं है। आपको प्राइम एरिया चाहिए, आपको वहाँ जगह चाहिए जहाँ पे कि आपके गेस्ट हों, जहाँ पे कि आप बेच सकें, जहाँ पे का मार्केट है, वहाँ पे आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। क्लाउड किचन कहता है मुझे वहाँ की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। सही। मुझे डिलीवरी करनी है तो डिलीवरी तो मैं कहीं से भी करवा दूंगा, बंदा मोटरसाइकिल से आके दे जाएगा। मैं कहीं भी हो सकता हूँ, मैं अलकूज़ में हो सकता हूँ, मैं शारजा में हो सकता हूँ, मैं अजमान में हो सकता हूँ, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। लेकिन वो तो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से होना चाहिए कि मतलब आप। प्रॉक्सिमिटी होती है डिलीवरी की। हाँ, वही मतलब। अगर रेस्टोरेंट कहीं पर है आपका, अगर आपका क्लाउड किचन कहीं पे है तो आप उसे 3 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक का एरिया रख सकते हैं। 3 किलोमीटर का एरिया इसलिए रखा जाता है, एक सर्कुलर जोन हो जाता है वो। आपका बंदा, अगर आपने ऑर्डर दिया तो आपके पास एक वेटिंग टाइम पीरियड है, आपकी एक मेंटल क्लॉक शुरू हो जाती है, तो मुझे 10-15 मिनट में खाना मिल जाना चाहिए। अब आप 10-15 मिनट आपके लिए बंदा गाड़ी से लेके आएगा और 10-15 मिनट में वो वापस भी जाएगा, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो आधे घंटे का जोन मेरे लिए हो जाता है। तो मेरे लिए आधे घंटे की जो ड्राइवेबल जोन है वो मेरी डिलीवरी जोन हो जाती है। तो मैंने ऐसी जगह खोला कि मेरे इधर तो समुंदर है, मैं समुंदर में तो किसी को डिलीवरी नहीं करूँगा। तो मैं देखूंगा कि कैन आई गो स्ट्रेट, मैं किसी ऐसी जगह जा सकता हूँ कि मैं अलखेल रोड जैसी या कोई ऐसी रोड हो सकती है जिसमें स्ट्रेट जाके दे सकता हूँ। उम्मल कोइन है, उम्मल कोइन में ये जोन 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर चली जाती है, बिकॉज एक स्ट्रेट रोड है। वो बंदा जो ड्राइवर है आपका, वो उतनी देर में कवर करेगा जितनी देर में सर्कुलर 3 किलोमीटर की जोन कवर करेगा, बिकॉज उसे सीधा जाना है। तो ये जोन आपको, इसे जियो टैगिंग भी बोलते हैं, इसे सर्कुलर जोन भी बोला जाता है। ये आप वो करते हैं। अब मुझे कहते हैं मुझे वहाँ डिलीवरी करनी है, ओके। अब आप बोलते हैं कि लेकिन अब मैं ऐसी जगह खोली जहाँ पे कि मतलब मार्केट नहीं है, मैंने अलकूज़ में खोल लिया और मैं बेच रहा हूँ, पास्ता बेच रहा हूँ। अलकूज़ में पास्ता नहीं बिकेगा, शायद हो सकता बिके भी, नहीं बिकेगा। मुझे बोलता है लेकिन मुझे पास्ता खोलना है शॉप से जुमेरा में, ओके। आप जुमेरा में एक छोटा आउटलेट खोलेंगे जहाँ पे कि आपको सिर्फ बेचना है, रखें बेचें बस। मुझे डिलीवरी वहाँ से भी हो सकती है। मेरे पास इसे सैटेलाइट किचन कहते हैं। अच्छा। क्लाउड किचन का एक्सटेंशन होता है, इसे सैटेलाइट किचन कहते हैं। वो एक छोटी सी जगह है, लाइक आप समझे जैसे कि एक आपका फूड ट्रक होता है, छोटा सा एरिया होगा, कहीं और से खाना बन के आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप डिलीवरी कर दें। ये एक जस्ट डिलीवरी ओनली रेस्टोरेंट है। सही सही सही। तो ये अगर खुल गया तो मेरे लिए 3 किलोमीटर की जोन वो हो गई जहाँ पे कि पॉपुलेशन डेंस है। ओके। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो 16 किलोमीटर वाली बात हुई थी वो भी हो सकता है, मतलब वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा? क्योंकि फूड तो इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक टाइम ही चाहिए ना, मतलब हाफ एन अगर आवर। आप मोटरसाइकिल में हैं और आपको एक स्ट्रेट रोड पे जाना है, 16 किलोमीटर आप कितनी देर में कवर करेंगे? हाँ, वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से अगर आप देखें, दुबई के ट्रैफिक के हिसाब। बिल्कुल है, लेकिन कुछ जगहों में आप इस चीज़ को नेगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप तो ये जोन जो है, जो मैंने जियो टैगिंग की बात करी थी, ये आपके डिलीवरी टाइमिंग के हिसाब से बदल जाती है, मतलब आप डायनामिक हो जाती है। इट कैन बिकम शॉर्ट ड्यूरिंग अच्छा, ओके। बिजी टाइम, अदरवाइज आप स्ट्रेट भी जा सकते हैं। क्लाउड किचन को यूज़ जो करते हैं थ्रू एप्स लाइक तलाबात या उबर ईट्स, इसके थ्रू यूज़ करते हैं या एग्रीगेटर के थ्रू ही करते हैं? ये ज़रूरी भी नहीं है। क्लाउड किचन बहुत डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट है ये। आप इसे चाहें तो आप B2B कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। सही है। जैसे कि किसी का रेस्टोरेंट है, उसे वो उन्होंने बेचना शुरू किया। मान लीजिए उन्होंने, जैसे कि मैंने शौरमा जॉइंट शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर मैं अपने पास चाट भी रखूँगा तो मैं कर सकता हूँ, या मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे पास्ता भी रखूँगा तो कर सकता हूँ, या मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे मीट भी रोस्ट करके रखूँगा तो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है वहाँ पे, तो फिर आपको वो चाहिए। लेकिन आपके पास तो किचन तो शौरमा का बना हुआ है, आपके पास इक्विपमेंट वैसे बने हुए, बंदे वैसे बने हुए, सेटअप ऐसा है। मेरे पास दूसरा सेटअप नहीं बन सकता, ओके।
तो आप इसे क्लाउड किचन से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको B2B आपको डिलीवरी दे देंगी। ठीक है, सही है। आप उसे बेचें। आप बोले कि मैं उनसे कुछ भी ले लेता हूँ, मैं सैलेड ले लेता हूँ, उनसे बने बनाए सैलेड्स, मैं अपने पास रख के सैलेड बेचूंगा। अब मुझे सिर्फ सैलेड रख के बेचने हैं तो मेरे पास सिर्फ एक डिस्प्ले यूनिट चाहिए, मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बंदा खड़ा करूँगा जिसे उठा के देना है सामान, और जो सैलेड के बारे में बताना है, सैलेड बने बनाए होने चाहिए। एक दिन के अंदर मुझे सारे सैलेड बेचने हैं। आप अपनी फोरकास्ट करिए, मेरे को आज 10 बेचूंगा, 20 बेचूंगा, और मेरे पास 20 सैलेड डेली के आ जाने चाहिए। 5 इस टाइप के, 2 इस टाइप के, 5 और 8 इस टाइप के, ऐसे हो जाएगा। आप 5 अलग टाइप के हो गया। अच्छा, एक और अच्छा, इस पॉइंट पर आने से पहले एक तो मुझे आपसे बात करनी है पर्सनल फाइनेंस पे, क्योंकि आपने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया अपना जी। जो कि इससे रिलेट करता है, और वो आई एम इंटरेस्टेड टू नो योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, और आप अपने बिजनेस माइंड को उसको वहाँ पर कहाँ कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट किचन से रिलेटेड, मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 2013 में एक कंपनी में काम करता था। काफ़ी अच्छी टेलीकॉम कंपनी थी वो, है बल्कि, और उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने वहाँ से रिज़ाइन किया और वहाँ पर एक और ब्रांड स्टार्ट की। ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, पता नहीं मुझे इस वक्त की क्या सिचुएशन है उसकी। उन्होंने, उसका नाम था मोटी रोटी के नाम से। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया, और वो कंप्लीटली वो एग्जीक्यूटिव्स थे एक अच्छी कंपनी के। आई डोंट नो कि क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरह से था, लेकिन उन्होंने वो स्टार्ट किया, और मैं उस कंपनी को एटलीस्ट मैंने 2-3 साल तक तो देखा है मैंने उसको। अब मुझे नहीं पता करेंटली 6-7 साल चली हो। अच्छा, 6 साल आपको पता है उसका, मोटी रोटी। अच्छा, तो उनका जो बिज़नेस मॉडल था वो ये था कि वो डिफरेंट सुपरमार्केट्स में उनके मेरे ख्याल से कियोस्क्स थे। जी। तो वो क्या बिज़नेस मॉडल था एग्जैक्टली? क्लाउड किचन वाला मामला था। उनके जो किचन था JLT में था। अच्छा। तो JLT से वो उनका आउटलेट भी था वहाँ पे। हाँ। तो JLT से ही उनके जो डिलीवरी वैन होती थी वो ले जाके आपके कियोस्क के वालों को, बंदों को देती थी। कियोस्क को वो आउटसोर्स कर देते थे। ठीक है कि तुम चलाओ, या तो मैं खुद चलाऊंगा तो मैं हायर करूंगा तुम्हें, नहीं तो तुम अपना बिजनेस खुद चलाओ कियोस्क। तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें इसका सॉस चाहिए, तुम्हें इसकी स्टफिंग चाहिए, मैं दूंगा, डेली दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। दिन में 2 बार चाहिए, रोटी फ्रेश होनी चाहिए, दिन में 2 बार चाहिए, मैं 2 बार दे दूंगा। ओके। तो रोटी भी वहीं से आती थी? रोटियां भी वहाँ से जाती थी। अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक्सपेंड किया था। उन्होंने उसकी केटरिंग वगैरह शुरू करी थी। स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, वहाँ जाके देना शुरू कर दिया था। ऑफिसेज में जाके देना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसको कोशिश करा था कि मैं इसको डिलीवरी ओनली बना दूँ अपने पास से। तो वो थोड़ा चला, कहीं पे नहीं चला, लेकिन ओवरऑल बिजनेस इट वाज, अगर आप सारे जैसे आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी स्ट्रीम को, वैसे आप अपने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई करें। कोई चीज़ का पिवट ज़्यादा ले लेगा, कोई चीज़ का कम लेगा, लेकिन ओवरऑल आपका बहुत अच्छा, बिकॉज हर चीज़ आती है आखिर में आ जाती है ये चीज़ की आपने कितनी कॉस्ट लगाई और आपके कितने का वो बिक रहा है, कितना आपका सेल हो रही है, और इसमें आपका सेलिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। कुछ चीज़ों की जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप डिलीवरी ओनली करेंगे तो इसमें आ जाएगा पैकेजिंग की कॉस्ट आ जाएगी, डिलीवरी वाले जो एग्रीगेटर होते हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये दोनों मिला के आपकी जो, और एग्रीगेटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एग्रीगेटर करीब 27-28% से लेके 40% तक चला जाता है। ये सेल का परसेंट है। ये बहुत बड़ा परसेंट है ये। बहुत मतलब आप सोचने को ये आसान काम है ना कि आपको रेस्टोरेंट का खर्चा तो आना नहीं है जो सिटिंग एरिया का है, लेकिन जो एग्रीगेटर का खर्चा है जो कि उबर ईट्स या तलबात की फॉर्म में, प्रॉफिट परसेंट कैन फॉल डाउन टू लाइक 5%। यस। लेकिन ये 5% तो है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ। जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप ब्रेड खरीदते होंगे घर पे, तो ब्रेड कितने की खरीदते हैं? 3 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम, इससे ज़्यादा की नहीं खरीदते हैं। हाँ। उसकी बनाने की कॉस्ट कितनी है? बहुत ज़्यादा होती है ब्रेड की बनाने की कॉस्ट। लेकिन वो उसको नेगेट तभी करते हैं जबकि मैं बना तो रहा हूँ ब्रेड, लेकिन मैं बेच रहा हूँ, मतलब लाइक 2 मिलियन यूनिट बेच रहा हूँ। हाँ, तो मैनेज हो जाती है। सही एग्जैक्टली ऐसी है। मतलब इसके अंदर जो एग्रीगेटर्स हैं, बल्कि इसके खिलाफ रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बोलते थे कि यार ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। हाँ, बिल्कुल। कुछ एक रेस्टोरेंट, अच्छा, इवन जो बड़े डिलीवरी शुरू करा खुद का। हाँ, मैं ये कह रहा था, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, KFC, मैकडोनल्ड, इन्होंने अपनी ऐप्स लॉन्च की, इन्होंने अपना पूरा सेटअप किया, लेकिन वो बात आ ही नहीं पा रही है जो एग्रीगेटर के थ्रू आती है। नहीं आ सकती है वो चीज़, आ ही नहीं सकती है। सेम चीज़ मैंने बिरयानी वाला एग्जांपल में दिया था। आप बिरयानी बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जो बिरयानी बना रहा है 10 साल से, आप उसको मैच नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर जो एक और मॉडल है, अभी मोटी रोटी पे दोबारा मैं आता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मॉडल है एग्रीगेटर के अंदर, जब प्राइस बढ़ जाती है तो ये फिर पता ही है सबको, आपके जो रेस्टोरेंट है वो फिर अपनी प्राइस बढ़ा देता है क्योंकि वो उसको नहीं मैच कर पाता। तो वहाँ पर क्या सिनेरियो? दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। कुछ एक रेस्टोरेंट्स बोलते हैं कि हम एब्जॉर्व कर लेंगे इसे। अच्छा। कुछ रेस्टोरेंट्स बोलते हैं कि हम कुछ हिस्सा एब्जॉर्व कर लेंगे, कुछ हिस्सा पास ऑन करेंगे कस्टमर को एज इंक्रीमेंटल प्राइजेस के हिसाब से। कुछ बोलते हैं कि आप जो एग्रीगेटर है तुम थोड़ा कम करो,
हम थोड़ा बढ़ाते हैं और थोड़े पैसे जो हैं कस्टमर को बढ़ा देते हैं, तो ये ज़्यादा बैलेंस अप्रोच मानी जाती है। तीनों तरीके से करा जाता है। ठीक है। कुछ चीज़ों में नहीं हो पाता, कुछ चीज़ों में ये स्पाइक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे बीच में अभी जो रेड सी था, वहाँ पे डिलीवरी पूरी रुक गई थी। दुबई में चिकन जो आता था, फ्रोज़न चिकन ब्राज़ील वगैरह का, वो लगभग गायब हो गया था मार्केट से। तो उस टाइम पे जहाँ से भी चिकन जिसको मिल रहा था उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। जो मैं बात कर रहा हूँ ये B2B का, खाली जो बिज़नेस टू बिज़नेस जो डिलीवरी कर रहे थे, तो उन्होंने जब इन्होंने कहा कि भाई हम बढ़ा देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए वो स्पाइक थी। तो कई सारी कंपनीज ने कहा कि भाई हम इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, वी विल नॉट पास ऑन इट टू द गेस्ट। अच्छा, फिर दोबारा से मैं उस पॉइंट पर आता हूँ कि वो जो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि वो मोटी रोटी का फिर उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने एग्जिट कर दिया था अपनी कंपनी से। बाद में उनका ब्रांड जो है, चूँकि वो ब्रांड की वैल्यू तो थी, तो अब ब्रांड के साथ में आता है जो ब्रांड के जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, वो लॉयल्टी आती है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट सबसे ज़्यादा जो प्राइस होता है उसी का होता है। जितना ज़्यादा अपने साथ कस्टमर रखता है, वो अपने से उतनी उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है। तो उसको एक दूसरे क्लाउड किचन बिजनेस है, उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया था। और बाद में एक और अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने इन दोनों को टोटल एब्जॉर्व कर लिया था। ठीक है, सही है। तो मतलब उन्होंने अपना काम कर लिया था जितना, हाँ, जिसके लिए वो आए ही थे। हैज़ मेड मनी, ही हैज़ मेड मनी बिफोर एग्जिटिंग, लेकिन नॉट इन इनिशियल। हाँ हाँ, इनिशियल तो बर्न किया होगा उन्होंने, हर सूरत में बर्न किया होगा। क्लाउड किचन के साथ भी यही एक प्रॉब्लम आती है कि आप चूँकि आपके साथ दो बहुत बड़े कॉस्ट जुड़ जाते हैं। पहली चीज़ है पैकेजिंग, दूसरी चीज़ है एग्रीगेटर कॉस्ट। तो क्लाउड किचन एक ही सूरत में पैसा बना पाते हैं जब वो एक्सपेंड करें। उन्हें एक्सपेंशन पे रहना पड़ता है काफ़ी लंबे टाइम तक। सही। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो कि मेरे चैनल का भी टॉपिक है और आप भी काफ़ी ज़्यादा उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। जी और मेरे ख्याल से सबको ही इसको लर्न करना चाहिए इस चीज़ को, वो है पर्सनल फाइनेंस। जी। तो पहले तो ये बताएं कि कब से ये रियलाइजेशन हुई या शुरू से रियलाइजेशन थी? जैसे मुझे तो शुरू से थोड़ा सा था, लेकिन लर्निंग के हिसाब से चीज़ें इम्प्रूव होती गई हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि अपने आप को मैं कभी भी रेकलेस था या कभी मैंने कोई गलत डिसीजंस भी लिए होंगे, लेकिन कभी मैंने उसको कम नहीं समझा। इस चीज़ को हमेशा मैंने ऊपर रखा कि यार आपके पैसे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस चीज़ के लिए आप काम कर रहे होते हैं। बाद में समझ में आया कि कैसे ग्रो करना है या इसको आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे लेके जाना है। तो बिज़नेस भी जो लोग कर रहे होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने बिज़नेस पे ही फोकस करते हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफाई नहीं करते। और कुछ पॉइंट पर वो बात सही भी होती है, जैसे वो एग्जांपल है ना उसकी कि वॉरेन बफे ने जो है वो बिल गेट्स को कहा कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट तुम रखे हुए हो, 100% तुम्हारी इक्विटी है उसके अंदर, तुम उसको डाइवर्स करो, तुम अपने आप को डाइवर्सिफाई करो। उसके बाद से लेकर अब तक आई डोंट नो कि नंबर्स क्या थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वो स्काई रॉकेट की है उसके बाद, जब से बिल गेट ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन वो एक पॉइंट था। बहुत सारे पॉइंट्स पर बिजनेसमैन जो होता है या जो बिजनेस ओनर होता है, वो अपने बिजनेस को ही देख रहा होता है सिर्फ, वो डाइवर्सिफाई नहीं करता दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जो कि कुछ हद तक सही भी है शुरू में एटलीस्ट, लेकिन बाद में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डाइवर्सिफाई करे। और छोटे लोगों के लिए या जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो लाजमी यही है कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, जगह जगह इन्वेस्ट करें। तो आपको कब से रियलाइजेशन हुई थी और आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? शुरुआत में तो इंटरेस्ट था कि जो इनकम आ रही है, मतलब हर एक की पहले एक ही इनकम स्ट्रीम होती है, सैलरी। सैलरी आ गई। अभी मैंने अपने वीडियो में भी एक बार बोली थी कि सबसे पहले आया, सबको घुमाने ले गए, सारे खर्चे कर दिए, घर का रेंट हो गया उस महीने के। और लास्ट वीक में फिर गिनती गिनना शुरू करें, 1 2 3 27 28 29 30, अरे यार एक ये इस महीने 31 का है, आज क्या करेंगे। तो वो सब रहता था शुरुआत में। फिर जब इस चीज़ को सोचना शुरू किया कि ये चल नहीं सकता इस तरीके से, तो हम क्या करें। फिर अभी तो पैसे को कैसे जोड़ सकते हैं, पहले जैसे हर कोई करता है, पैसा सेव करो, हर कोई बताता है। और वो जानकारी आती है मम्मी पापा नहीं तो चाचा ताऊ इन सब से आती है कि भाई पैसे बचाया करो, तुम बचा के रखो, रैकरिंग में डाल दो, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दो, उसको ये बैंक में डाल दो। ठीक है, मैंने भी वही किया, लेकिन तब इन्फ्लेशन मेरे नहीं बताया फूफा जी ने कि भाई इन्फ्लेशन भी कोई चीज़ होती है। चाचा ने बोला ही नहीं कि यार पैसे की वैल्यू कम हो रही है बैंक में जब पड़ी है। ये चीज़ मुझे पता चली जब मैंने एक वीडियो देखा माइनॉरिटी माइंडसेट का। अच्छा अच्छा अच्छा। कि उन्होंने कहा कि जसप्रीत सिंह की बैंक्स विल मेक यू पुअर, दिस विल मेक यू पुअर। मैंने कहा ये चीज़ ऐसे हिट करी। मैंने कहा यार अब तक जो कुछ जानता था सब बेकार है, ये गलत है। पैसे को बढ़ाना है, जो कि मतलब इन्फ्लेशन बीट करनी किसी तरीके से कैसे करना है। फिर मैंने शेयर्स में डालने शुरू करे। अब अपनी गलतियाँ, जिस कंपनी का नाम अच्छा लगता था सुनने में उसमें डाल दिया।
तो लेकिन इसके लिए आप ही के पॉडकास्ट पे एक ललित आए थे, उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें घर में यूज़ करो उसमें डालो। तो मैं मेरा बिज़नेस में मतलब मेरी नौकरी होटलों की थी, तो मैंने होटलों के शेयर लिए थे, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं उनके शेयर लिए। फिर मैंने, क्योंकि वो समझ में आता था मुझे, ये चीज़ मैं भी मानता था उनकी बात है, मैं पूरी तरह से आई वाज रेजोनेटिंग कि हाँ जो समझ में आता है वो करो। इस चीज़ को वॉरेन बफे भी कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अमेज़ॉन के शेयर लिए ही नहीं शुरुआत में। तो बाद में उन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने बाद में किया, लेकिन आई थिंक मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे तुम किताबें बेच सकते हो इंटरनेट पे। बिल्कुल कंपनी वहीं से शुरू हुई अमेज़ॉन। अच्छी से अच्छी चीज़ को आपको नहीं शुरू में समझ में आया, आपने नहीं किया, आपकी गलती हो गई, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप उससे लर्न करें और अपनी चीज़ को फिर चेंज करें, अनलर्न करके लर्न करें दोबारा से नई चीज़। बिल्कुल सही। तो फिर आपने ना, तो आप किस तरह से आप अच्छा दुबई में जब आए तो आपको उस यानी आप तो माइनॉरिटी माइंडसेट की बात करें, मेरे ख्याल से इसने तो अपना चैनल कोई कोविड के टाइम पे मैंने इसको देखना शुरू किया था जी। तो आप तो दुबई में मैं काफ़ी उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बातों को बड़ा अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को पुटअप करते हैं। हाँ। लेकिन ये चीज़ जो इन्फ्लेशन वाली जब बातें जब मैंने सुननी शुरू की थी, इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है, इन्फ्लेशन स्काई रॉटिंग, तब मैंने कहा कि भाई इन्फ्लेशन होता क्या है। तब पहली बार सुनना शुरू किया, तब पता चला कि पैसे की वैल्यू, तब कोई बताता था कि आज तुम्हारे 100 रुपये की वैल्यू इतनी है, अगले साल 100 रुपये की वैल्यू उतनी होगी। मैंने कहा अगले साल भी 100 रुपये ही होता यार। तो नहीं समझ में आती थी इनसे। लेकिन जब ये देखा कि भाई इस बार 100 रुपये में इतना घर में इतना गोश्त आ जाता था, इतना चावल आ जाता था, अगले साल इतना नहीं आया, तो ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। बिल्कुल सही है। फिर तब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी शेयर्स में। उसके बाद में जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात आई, तब भी जो लोग समझाने आ रहे हैं, ज्ञान बांटने कि घर ले लो, घर ज़रूर होना चाहिए, और ये तो इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर दिया जाता है। हर जनरेशन का बंदा आपको समझाएगा घर नहीं लिया तो तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ ये चीज़, घर नहीं लिया। पहली बात तो इतने पैसे नहीं थे शुरू में कि भाई घर ले लो, लेकिन बाद में ये सोचा घर ले लो, करूँगा क्या उस घर का, मैं रहना है मुझे, मैं तो नौकरी करने दुबई आ गया, अब उस घर का क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इंडिया में रेंटल इतनी अच्छी नहीं है, रेंटल लाइक 3% भी नहीं मिल पाता, तो सर का दर्द अलग है। उसकी मेंटेनेंस हो गई, उसके टैक्सेस हो गए, फिर इंडिया में दूसरे अलग ही टाइप के लीगल मसले आ जाते हैं, लीगल इलीगल दोनों तरह के, तो वो मुझे नहीं जमता। तो मैंने कहा अच्छा मैंने उसमें पैसे नहीं डाले। फिर फिर जब मैं और पढ़ता रहा और सुनता रहा, तो मैंने फिर ये देखा कि घर को रेंट पे रखना इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल। अपना खुद रेंट पे रहते रहे, रेंट पे रहो। आपको घर लेना ले लो, किराए पे चढ़ा दो, फ्लिप कर दो, कुछ भी कर लो, रहने के लिए घर ले रहे हो ना, तो फिर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। मेरी पैसिव इनकम, मेरी एक्टिव इनकम सब इतनी है कि मेरे को कवर हो रही है, हाँ, तब मैंने अपने रहने के लिए घर ले लिया। लेकिन जो घर आप जब लेने का सोचते हैं, पहला ये है कि इमोशनल डिसीजन है जो बिल्कुल गलत है। दूसरा जो है, जो लोग सोचते हैं कि भाई मैंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब मैं इसे जो है आगे कैसे बढ़ाऊंगा। लोग तब जब लेने जाते हैं तो एजेंट या जो आपको बेच रहा होता है वो इसको अलग ही लेवल पे ले जाता है। लीगेसी बना दो, बच्चों के लिए छोड़ना, यार मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ जो मेरे डैडी का घर था, मेरी वाइफ नहीं रहती जो उनका वो था। मतलब जब उन्होंने उनकी इवन जो लोग कहते हैं ना पैसों के लिए जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनको ये फिक्र ही नहीं होती कि वो जो इतना करोड़ों का घर पीछे है उसके पैसे उनको, वो कहते हैं यार उस सर के दर्द में हमें नहीं जाना, हाँ, जिसको देना है वो दे दो। मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो अब यूके में रहती हैं, मैं पर्सनली मेरी फैमिली में है, उनके घर पीछे ऑलमोस्ट कोई 10 करोड़ रुपए का घर है पाकिस्तान का, उसके अंदर किसी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसको जाना पड़ेगा वापस, पूरी फैमिली को वहाँ जाना पड़ेगा, वो ऑथराइज करना पड़ेगा, नोटराइज करना पड़ेगा, एक बंदा कोई बचा नहीं है जो एल्डर, वो सब जो है ना बच्चे आ गए हैं, तो कहते हैं हमें करना ही नहीं है, वो घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो जिसको मर्जी है उसमें रह रहा है वो। तो ये लेगेसी जो बनी थी, अब कोई नहीं उसको कोई नहीं पूछ रहा उस लेगेसी को। मैं आपको एक बात बताऊं, इमोशंस इतने जोड़े जाते हैं इस चीज़ के साथ में। मैं इस चीज़ को अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, जो भी मिलता हूँ उनसे बोलता हूँ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे घर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे शेयर्स हैं, चाहे गोल्ड है, कुछ भी जिसमें भी लगा रहे हो पैसा, इमोशन नहीं जोड़ना उसके साथ में। वरना तो जो हमारा पुश्तैनी घर था उसमें मतलब मेरी
वाइफ की मम्मी ने घर से कि जब बच्चे हो जाएंगे, उनकी बच्चियाँ छोटी थी जब उन्होंने अपना घर बना लिया था, कि जब बच्चे हो जाएंगे तो ऊपर में एक छोटी सी कुंडी लगाई हुई थी कि उसमें से हम रस्सी टांगेंगे और उसमें से हम साड़ी से बांध के बच्चे को टांगा जाता है, झोली जैसी बनाई जाती है उसको झुलाने के लिए, वो तक बना के सोच के यहाँ पे लगेगा। वो हुक जब मैंने जाके देखा तो मैंने ये क्या था, इससे पंखा तो इस तरफ है, यहाँ क्या था। तब बताया गया कि यहाँ से बच्चे को जब बेटी इनकी रहने आएगी यहाँ पे, इस रूम में रहेगी, तो 4 बेटियाँ 4 रूम हैं, तो पंखे के अलावा एक हुक था जिसमें कि आपको झूला झुलाएंगे। उनकी मम्मी ने इतने आगे तक सोचा था। मैंने कहा भाई, मैं मिल नहीं पाया उनसे, मतलब उनका इंतकाल हो गया था मेरे मिलने से पहले। मैंने कहा यार, इतने आगे तक सोचने के लिए वो शख्सियत से मैं अपनी लाइफ में कुछ मिस कर गया, मैं नहीं मिला। मैंने कहा लेकिन तब मैंने ये सोचा, एक तो इतना आगे, फिर मैंने कहा इतने इमोशन क्यों जोड़ने। और मैंने कहा हम तो नहीं रह रहे वहाँ पे, मतलब मैं जब उनके शहर में भी रह रहा था तो वो मेरे घर में थी, हम किसी दूसरे एरिया में थे, बिकॉज वो एरिया मेरे काम के लिए आसान था वहाँ से आना जाना। तो मैंने कहा वहाँ तो हम रहे ही नहीं, हम रहे कुछ महीने, कुछ हफ्ते जाके, कभी कुछ दिन जाके, लेकिन मैंने कहा परमानेंट तो रहे ही नहीं, तो इतना लंबा सेटअप क्यों किया गया। तो ये जो इमोशन जोड़े जाते हैं, ये सारे डिसीजन इमोशनल होते हैं। बिल्कुल, इसका कुछ लेना देना नहीं है इन्वेस्टमेंट से, इसका कुछ लेना देना नहीं आपकी ज़िंदगी से। इमोशन के बेस पे आप अपनी ज़िंदगी आगे नहीं चला सकते। बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको घर की, और कुछ लोग होते हैं जिनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, या इमोशनल अटैचमेंट भी छोड़ दें, कुछ लोगों को एक सुकून मिलता है कि उनका घर हो गया है। मैं कहता हूँ अगर आपको ये सुकून मिल रहा है ना, तो आप छोटा सा कोई घर ले लें और उसको कुछ भी करना है कर लें, लेकिन उसको उसकी बेसिस के ऊपर अपने इन्वेस्ट, क्योंकि वंस आपने ये काम कर लिया ना, तो आपके फिर वो जो दिमाग का जो आप कैद थे ना, उससे निकल जाएंगे। उसके बाद आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये काम करना ही है, और कुछ लोग होते हैं जो फंसे रहते हैं, एक पॉइंट पर फंस जाते हैं, अगर वो फंस जाते हैं तो ये कभी कभी इमोशनल डिसीजंस, ये साइकोलॉजिकल डिसीजन जो है ना, वो लेने पड़ते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आप ले लें वो डिसीजन, लेकिन उस पर कम खर्चा करें। लेट से आपको पता है कि आप 5 करोड़ का घर ले सकते हैं, लेकिन अभी आप एक काम करें, सिर्फ 1 करोड़ का घर ले लें, और वो लेकर आप अपना जो है ना, वो कीड़ा है ना, वो ख़त्म कर लें। वो कीड़ा ख़त्म करने के बाद फिर आपका दिमाग खुल जाएगा, अगर आप इस तरह से हैं। वरना इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि मैंने खुद भी ये काम किया है। मैंने भी पाकिस्तान में घर लिया था और अब वहाँ कोई नहीं रहता, तो मुझे भी पता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं ना कि घर की कंस्ट्रक्शन में उन्होंने किया था। लोग तो यहाँ पर अपने बच्चियों के जहेज़ रखते हैं, मतलब बर्तन रख रहे होते हैं। हाँ। कि जब पैदा हो गई, अच्छा चलो अब इसके है जहेज घर शुरू हो में जाए। बहुत बड़ा शोकेस बना हुआ है, हाँ। उसमें 4 बच्चों के लिए हाँ। 4 अलग अलग डिनर सेट हैं, 4 अलग अलग टी सेट हैं। एग्जैक्टली ये नहीं सोच रहे कि आज से 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी, या वो किस चीज़, एक तो जगह घेर रहा है वो आपके घर के अंदर, और उसके बाद वो मॉडल क्या होगा, उस वक्त लोग क्या सोच रहे होंगे, किस इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें लोगों ने रखी हैं। हाँ। तो अब फिर आप इमोशंस को नहीं डिटैच कर सकते, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। ये तो है, इमोशन ही हमें बनाते हैं, जो और आप और मैं और हम सब लोग हैं। हाँ। लेकिन ये इमोशन को थोड़ा सा अलग ही रखना पड़ेगा। ये अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचते हैं, आप ये बात सही है कि आप अगर आप के दिमाग से कीड़ा ही निकालना है तो एक घर बना लें। हाँ। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कीड़ा निकालना है ना, आप अपनी फूफी और चाची की बातें सुनना बंद कर दें। पीयर प्रेशर से बाहर निकलें। आपको घर लेना है ना, उसके लिए रीज़न स्ट्रॉन्ग कर लें अपना। रहना है, मुझे रहना, जैसे मैं एक सोशल मीडिया पे एक जनाब मुझे मिले थे, उन्होंने पूछा था कि मैं रह रहा हूँ तो दुबई में है, नहीं अजमान में, वो अजमान में, कि मैं अजमान में हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली पूरी रह रही है, हम लोग, बहुत बड़ा घर है, मेरे पैसे बर्बाद हो जा रहे हैं। मैंने पूछा बर्बाद हो जाने मतलब क्या है। कहता कि मैं, ही इज़ फ्रॉम लेबनान, कहता कि मैं वहाँ पे घर लेना चाहता हूँ या यहाँ पे ले लूँ, मैं नहीं चाहता हूँ पैसे बर्बाद हो, रेंट पे पैसे बर्बाद रेंट पे पैसे बर्बाद ना हो। हाँ। मैंने कहा आप समझते हो क्या बोल रहे हो। रेंट मिनिमम पॉसिबल, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है जो आपके जेब से निकलेगा, दैट्स इट। उससे ऊपर 1 दिरहम भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना पड़ता इस घर के लिए। अगर आप बोलते हो मैं घर लूँगा, चाहे आप लेबनान में लो चाहे यहाँ पे लो, तो आपको वो शुरुआत है वहाँ से। और ये से अब आप उसके बाद आप या तो आपने पूरा डाउन पेमेंट लेके कैश पे ले लिया, आप रेंटेड घर में रह रहे हो, मुझे नहीं लगता आपके पास इतने पैसे, कहता नहीं मैं डाउन पेमेंट कर सकता हूँ। मैंने कहा वो डाउन पेमेंट शुरुआत है, वो उस एवलांच की जिसके के नीचे आप दब जाएंगे। उसके बाद आपके पास आप लोगे लोन लेने के लिए आप जाएंगे तो आप वो बोलेगा कि फिक्स लोगे कि फ्लोटिंग लोगे। तो आप फ्लोटिंग रेंट पे ले लिया तो वो आपको जो है हर 3 महीने में ऊपर नीचे होगा। फिक्स वाला हर 3 साल में ऊपर नीचे होगा। फिक्स वाला भी जाएगा आपके इसको रीअसेस करने के लिए कि आपके जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सही है नहीं है। उसके बाद मेंटेनेंस का पैसा होगा जो आपको देना ही देना है, इसका EMI से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद आपके जो पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो रही होगी वो एक अलग हो रही होगी। आप बोलते हो कि मैं
बैक होम ले लूँगा नेटिव अपना बना के। मैंने कहा ओके। फिर वहाँ कौन रह रहा होगा? कहते मेरी फैमिली है, मेरे पापा मम्मी। मैंने कहा ठीक है, पापा मम्मी वगैरह वहाँ रह रहे हैं, विल दे स्टे देयर और विल दे वांट टू कम हियर? कहते वो मिलने भी आएंगे। तो मैंने कहा तब आप इस घर को बड़ा रखेंगे, इस घर को छोटा रखेंगे, बिकॉज मम्मी पापा आ रहे हैं, देर आर लाइक 2-3 मोर पीपल आर, तो तब क्या करेंगे? तो वो सोच में पड़ गए कि मैंने कहा तब मैं होटल में ठहरूंगा। तो मैंने तो अभी क्यों नहीं ले लेते हो? आजकल होटल मिलते हैं 1-1 साल के लिए, जो आपके रेंटल से कम पड़ जाएगा आपको, अगर यही चीज़ आपको वो है। तो फिर मैंने कहा कि आप, फिर उसके बाद मैंने कहा उसके बाद ये हो गया, फिर आपके घर की एंट्री कॉस्ट होती है। आपके पास घर के लिए आपको इंश्योरेंस करवाना होगा, आपको प्रॉपर्टी को चेक करवाना होगा, आपको 7.5% के आसपास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द मनी, जो कि जैसे एक्विजिशन कॉस्ट होती है, वो Acquisition आपकी cost है। अगर 1 मिलियन की चीज़ है तो आपको 70,000 दिरहम के करीब ऊपर देना पड़ जाएगा। इसका कोई रिटर्न भी नहीं है, नहीं, इसका कोई रिटर्न नहीं है। और इसका कोई जवाब भी नहीं है कि मैं ये ना दूं तो क्या करूं, कोई जवाब नहीं है, ये देना ही पड़ेगा। कहता है ये डाउन पेमेंट अलग है, ये आपकी 7.5% अलग है। इसके बाद में जब आपने वो कर ली, फिर मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अब आप वहाँ पे रहने गए तो आपको EMI आपको देते ही रहना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, आप नहीं दे पाए EMI, तो घर नहीं मिलेगा आपको। फिर जो दिया था वो भी चला जाएगा। बिल्कुल। फिर हो सकता है मतलब रिकवर करने में, रिकवरी में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, लेकिन वो तो पूरा का पूरा ही हो गया। कोविड ने तो यही सिखाया मैं। सही। तो आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इंडिया में भी की हुई हैं आपने? मैंने इंडिया में भी स्टॉक्स में, म्यूचुअल स्टॉक्स फंड्स में करी हैं, गोल्ड में डाली हैं। मैंने एक चीज़ शुरू करी थी कि जो सैलरी जब आई थी, पहले मैंने गोल्ड से शुरू किया था कि मैंने कहा इसको बीट कैसे करें इन्फ्लेशन को। तो गोल्ड सबसे पहले दिख जाता है, हर कोई सिखा भी देता है, हर कोई। लेकिन अब तो नहीं चल रहा उसका, इस तरह का रिटर्न नहीं है। नहीं है, उतने नहीं है, लेकिन उस समय इतना नहीं सोच रहा था मैं। मैंने कहा बैंक में नहीं डालने, अब क्या करना है। तो मैंने कहा था कि मैं सोचता हूँ ओके मेरे पास सैलरी से हर महीने कितने बच जाएंगे। मैंने कहा चलो 4,000-5,000 कुछ बच जा रहे थे एक्स्ट्रा। मैंने कहा ठीक है, सोना कितने का रेट चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, मैंने कहा 1 ग्राम ले सकता हूँ, 1/2 ग्राम ले सकता हूँ, 1 ग्राम का इंडिया में रहते हुए ये काम कर रहे थे? 1 ग्राम का सिक्का मैं हर महीने लूँगा। अच्छा। रिगार्डलेस क्या कॉस्ट है सोने की, खाली ये है फर्स्ट को नहीं लूँगा मैं, शायद 11-12 को लूँगा। थोड़ा हल्का सा एक वेव आती है, पैटर्न था कोई इस तरह का। हाँ। मैंने कहा मैं 13, 14, 15 के आसपास लूँगा। तो मैं वो लेके सिक्का, और उसके साथ में हमारा एक बैंक लॉकर था, वो सिक्का और उसके साथ में एक रिसीट, दोनों को एक लिफाफ में डाल के लॉकर में फेंक दूँगा। मैं 2 साल तक किया लगातार। अच्छा। 2 साल तक लेता ही चला गया, हर महीने लिए मैंने नॉन स्टॉप। अब कभी वाइफ ने बोला कि मुझे ज्वेलरी लेनी है। मैंने कहा ज्वेलरी आपने पहननी है हम ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे मत बोलना मुझे। ज्वेलरी आप जो लोग उसमें एक मेकिंग चार्ज आता है, और जब आप उसे सेल कर रहे होते हैं तो जो उसमें जो नग लगे होते हैं या उसमें कोई डिज़ाइन बना होता है, वो सारी कॉस्ट उसमें चली जाती है। ये इंग्लिश चैनल के लिए यूट्यूब वीडियो मैं अभी शूट करने वाला हूँ वो बनाया भी था, लिंक्डइन पे भी डाला था मैंने। हाँ। तो मैंने कहा ये कॉस्ट है 11% से शुरू हो जाती है। और इसमें जो ज्वेलरी बिजनेस वाले जो नहीं बताते हैं वो ये है कि कुछ एक टाइप की मशीन जो ज्वेलरी होती है वो मशीनों से बनती है। जेनेरिक चेन्स और आपकी बैंगल्स जिनमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं हो, वो सारे मशीन से बनती हैं। उसमें मेकिंग चार्ज कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। भी वो मेकिंग चार्जेस ले रहे होते हैं, 11% ले रहे हैं। और वो 11% हर साल बढ़ रहा है क्योंकि सोने का रेट बढ़ रहा है, तो 11% ऑफ द गोल्ड। और वो बनाया उन्होंने कब है, कब बना के रखा है, एक बार बन गया, मेकिंग चार्ज हर साल बढ़ता चला जाएगा। गोल्ड तो नहीं बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि मतलब गोल्ड बहुत पुराने डिज़ाइन का हो गया तो ठीक है, लेकिन वो 1-2 साल में इतना ज़्यादा डिज़ाइन बदलता नहीं है। और जेनरिक चीज़ें बदलती नहीं, वो बिकती रहती लगातार, वो मशीन से बनी आप बेच रहे हो उसे। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जिनमें कि ये बहुत कमा रहे हैं। हाँ, जिनमें कि बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, बहुत ख़ास इन्होंने वो लगाए हैं, डायमंड नग वगैरह, एमरल्ड वगैरह चीज़ें लगाई हैं, इनमें उनको भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन आपको भी फ़ायदा नहीं है। आपको भी फ़ायदा नहीं है, उनको भी फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा उनको मिलता होगा फ़ायदा, लेकिन ये है कि उसको देखने के चक्कर में आप आ जाते हो और ले जाते हो। लेकिन मैंने तो जो मुझे अंदाज़ा ये है कि जो गोल्ड बेचने का जो बिज़नेस है, इनमें मेजर पैसा सैलरीड लोगों से जेनरिक चीज़ों में आता है। इनकी मेजर सेल वहीं से आ रही होगी। आप बहुत डिज़ाइनर चीज़ें नहीं इतना पैसा आपको दे रही होंगी, बिकॉज आप डिज़ाइनर अगर आप खुद भी लोगे, आप कभी लोगे शादी ब्याह में वगैरह दिखाने के लिए या पहनने के लिए आप लोगे, और वो अंदर बंद होकर पड़ा रहता है कि इतना महंगा मैं कहाँ पहन के जाऊँ हर बार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलें यार समीर, आपसे जितनी भी हमने बात की, मुझे तो काफ़ी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन लगी, ऑल्दो कि लंबी हो गई है काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट, लेकिन क्योंकि इंटरेस्टिंग इतनी थी, मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें नई नई सीखने को मिली हैं, तो मैं इसमें रुक नहीं सका। तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से एट द एंड? मैं बोलना यही चाहूँगा कि मैंने
आप पहले इसे चीज़ को पढ़ें, सीखें। आपके चैनल से मैंने आपका सबसे पहला जो वीडियो जो मुझे सबसे बेहतर लगा था वो आपने शारजा में कार्स के सामने खड़े होकर आपने को पहना था, आपने वाइट कलर की एक टी शर्ट पहनी थी एंड यू वर टॉकिंग कि मैं 100 दिरहम में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हाँ हूँ। हाँ, वो काफ़ी पुरानी वीडियो काफ़ी थी। पुरानी हाँ वीडियो, हाँ और वो चीज़ जब मैंने सुनी थी मैंने कहा यार ये बंदा ही इज़ टॉकिंग प्योर सेंस, ही इज़ टॉकिंग द थिंग्स विच आई एम थिंकिंग एंड एक्स्ट्रा। तो मुझे दो चार चीज़ें नहीं भी पता, तब मैंने नेशनल बॉन्ड का तब पहली बार देखा, तो मैंने कहा नेशनल बॉन्ड ये भी पता करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि ये ही इज़ टॉकिंग सेंस कि ऐसे किया जाता है। मैंने कहा मुझे भी पता है ऐसे ही किया जाता है, लेकिन ही इज़ पुटिंग इट इनटू फॉर्मेट जो कि मैं समझ सकता हूँ, जिसे मैं रिलेट कर सकता हूँ, जिसे मैं देख सकता हूँ। प्लस वैलिडेशन भी हो जाती है ना। हाँ, प्लस और एक प्लान आपको जो है विजिबली दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग में उसे देखें तो आपको पता चलता है मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ से आप पहले इसे करें, अपने दिमाग में फॉर्मुलेट करें एक प्लान। जब आप पर्सनल फाइनेंस करते हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूछें मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, एक प्लान होता है। घर खरीदना चाहता हूँ, दूसरा प्लान होता है। या मैं सिर्फ पैसे सेव करके बढ़ाना चाहता हूँ, ये प्लान नहीं है। आप बोलो कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, वो प्लान है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे किसी ने बोला था पैसे बचाओ, पैसे बचाओ इज़ नॉट अ प्लान। पैसे बचाओ इज़ अ हेल्प क्राई। आग लग गई है, बचाओ बचाओ वाला हो गया। पैसे बचाओ इज़ नॉट अ प्लान। पैसे बचा के करोगे क्या? घर में रखना है, बहुत बुरा आइडिया है। बैंक में डालने हैं, उतना ही बुरा आइडिया है। अगर आपको पैसे बचा के रखना है तो जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स में बोलते हैं कि एक जगह ऐसी रखो जहाँ पे पहुँचने में थोड़ी सी परेशानी हो। एक कुछ सामने में ऑब्स्टेकल रख लो। नेशनल बॉन्ड में डाल दो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है और तो। ऑब्स्टेकल है उसके अंदर। वो ऑब्स्टेकल है, पैसे आप ही के मिल भी जाएंगे, एक ऑब्स्टेकल के बाद है। हाँ तो कुछ नहीं करना है, नेशनल बॉन्ड में डाल दो, समझ नहीं आ रहा तो सही। आप स्टेक में डाल दीजिए, आप सरवा में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए पैसे को, उसे ग्रो करने दीजिए। चाहे जितना शुरू करें, आज ही शुरू करें। ज़बरदस्त। ये नहीं करना है कि मैं प्लान बनाता हूँ, सोचूंगा 2 वीडियो और देखता हूँ समीर के, 2 वीडियो देखता हूँ वली भाई के और मैं सीख जाऊँगा। नहीं, आज है। मैं बोलता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ, नाउ नॉट हाउ। करो, अभी करो, आज ही करो। गलती करनी है ना, कर लो यार, आज ही कर लो। बजाय ये कि प्लान बनाने के बाद गलती कर दो, तुम आज ही गलती करो, छोटे में कर लो, तब आप। वो आपने वो देखा है एक फेसबुक ग्रुप है सिंपलीफाई का। हाँ, उस पे एली ईरानी है, वो मेरे पास आया था पॉडकास्ट पे, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि स्टार्ट नाउ ऑप्टिमाइज लेटर। तो आज कर लो स्टार्ट और ऑप्टिमाइज करते रहना फिर बाद में। इसको मैं बिजनेस के लिए बोलता हूँ, नाउ नॉट हाउ। आप करना है ना, कदम उठा लो, उसके बाद में सोचो कि मैं इसको अच्छा कैसे करूं। एलेक्स हॉर्मोजी ने भी ये कहा था कि मैंने जब अपना जो प्रोडक्ट बेचा है, मैं आज ही बेचने को राज़ी हूँ, चाहे वो आधा अधूरा, आधा कच्चा पक्का प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे को अगर मेरे पास खरीदने वाला कोई है तो मैं उसे आज ही बेच दूंगा, चाहे उससे 10 गलती होगी, वो मुझे फीडबैक देगा, मैं उसे और सुधार दूंगा उस प्रोडक्ट को, लेकिन मैं आज ही बेच दूंगा। सही सही सही। चले यार, ज़बरदस्त समीर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग, और फिर दोबारा इंशाल्लाह करते हैं बात।